अस्सलामुअलैकुम। तो चलें जी, हम अब शुरू करने जा रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एंड कर दिया था, तो हम जितना कर पाए थे आगे, आज हम उससे आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम अभी जो मॉडल शुरू करने जा रहे हैं, तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से मॉडल देखने जा रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में जो किया है वो हमने पेस्टल मॉडल को देख लिया था, पोर्टर 5 फोर्सेस को देख लिया था। कि मैंने आपको समझाया था एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि सबसे पहले अपने इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एनवायरनमेंट को देखती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें हम देख रहे होते हैं। क्या क्या देख रहे होते हैं बेटा? ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, आईटी या टेक्नोलॉजी या ब्रांड या गुडविल हम देख रहे होते हैं। वेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन को दो दो लेवल पे जो है कि अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। वो 2 लेवल कौन से हैं? सबसे पहले होता है इंडस्ट्री लेवल पे। जैसे मैंने आपको घर का भी एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले घर के अंदर के मसले मसाइल, फिर सोसाइटी के लेवल पे होंगी, फिर चीज़ें कहाँ पे होंगी? कंट्री लेवल पे होंगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज़ें होंगी, इंटरनल मसले मसाइल जो है कि इंडस्ट्री लेवल पे क्या क्या। इंडस्ट्री लेवल पे मैंने आपको बताया था कि हम पोर्टर 5 फोर्सेस देखते हैं, जिसमें हम जो है कि क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं कि पावर ऑफ कस्टमर क्या है, पावर ऑफ सप्लायर क्या है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, आपका कंपटीशन क्या है, आपका सब्स्टिट्यूट क्या है। और हम कंट्री लेवल पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट एनालाइज करते हैं, ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं? हम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या मसले मसाइल, क्या क्या फैक्टर्स उसके फेवर में हैं या उसके अनफेवरेबल चीज़ें हैं, अनफेवर में जा रही हैं। तो हमने क्या देखा? कंट्री लेवल पे हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? पेस्टल मॉडल यूज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आइदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इकोनॉमिक के लिहाज से जो है कि चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल हैं, फेवरेबल हैं। सोशल के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल और आपका इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल या लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, अदर वो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। तो आज की क्लास में हम ये 2 मॉडल करके फिर हम पास्ट पेपर पे जाएंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करनी है हमें। पेस्टल मॉडल अगर यूज़ किया हुआ है तो उसकी चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। पोर्टर 5 फोर्सेस है तो उसकी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कल भी मैंने आपको रूल बताया टेक्निकल नॉलेज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पॉलिटिकल में क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव, गवर्नमेंट के आइदर एक्शंस आपके फेवर में है या अनफेवरेबल है। मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए, आपको इतना याद होगा अगर, तो आप क्या होगा चीज़ों सिनेरियो में, आप चीज़ें क्वेश्चंस में आपको आपके लिए चीज़ें ढूंढना ईजी हो जाएंगी। टेक्निकल नॉलेज, फिर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। आइडेंटिफाई करेंगे तो वही आइडेंटिफाइड जो पॉइंट आपका होगा वो आप क्या करेंगे, आपके वहाँ से सिनेरियो से क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर लास्ट में आएगा हमारा अपना ओन जो हम पॉइंट जो है कि यूज़ करेंगे। अगर आपका पॉइंट ऐड करने वाला वैसे तो सिंपल है, लेकिन उसको हम अभी नहीं देख रहे होंगे, हम उसको आगे चल के बहुत ज़्यादा टाइम बाद देखेंगे। इस टाइम पे अभी हम देखेंगे, हमारा फोकस है एक तो टेक्निकल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, और टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से आपको सिनेरियो में चीज़ें ढूंढना आना चाहिए। क्योंकि अभी इस टाइम पे आपके लिए ढूंढना ईजी नहीं होगा आप उस चीज़ में, क्योंकि सफ़र करेंगे आप एक एक सिनेरियो को, आपको एक बार में चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। किसी किसी का बेस अच्छा होगा, हो सकता है 2 बार 3 बार में समझ आ जाए, किसी को 4-5 बार में समझ आए, किसी को 8-10 बार में समझ आए। अब ये आपके ऊपर है, आप सिनेरियो को पढ़ेंगे। पहले आपको मैं समझाऊंगा, जैसे हम पास्ट पेपर आज का देखेंगे तो कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो बिना हम अपना लेट करें, हम अभी शुरू करने जा रहे हैं अपना क्या, द वैल्यू चेन मॉडल। आपका क्या मॉडल है मेरे भाई? द वैल्यू चेन मॉडल है क्या भाई? पोर्टर्स, ये भी पोर्टर भाई साहब का दिया हुआ मॉडल है। पोर्टर्स डेवलप्ड द वैल्यू चेन टू हेल्प आइडेंटिफाई व्हिच एक्टिविटीज विद इन द फर्म वर कंट्रीब्यूटिंग to a competitive advantage and which were not. The approach involves breaking down the firms into 5 primary and 4 support activities or supporting activities, and then looking at each to see if they give a cost advantage or quality advantage. बेसिकली इस ये मॉडल जो है वो किस चीज़ के लिए है? जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है ना, एक्टिविटीज़ उस अपने बिजनेस मॉडल या बिजनेस को रन करने के लिए, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका प्रोडक्ट बनने में वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ आइदर हैं या वो नहीं हैं, आइदर वो आपको कॉस्ट बेनिफिट दे रही हैं या आपको वो क्वालिटी बेनिफिट दे रही हैं। तो अब
उसमें भाई पोर्टर भाई साहब ने क्या किया, टोटल 9 कैटेगरीज उन्होंने बना दी कि भाई 9 जो है वैल्यूज़ ये जो हैं या इन हेडिंग्स में आप एक ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं। 9 में से 5 जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। इनमें ये प्राइमरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये हैं। और उन्होंने 4 फिर और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ बना दी। कितनी बना दी भाई? 4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ बना दी कि ये जो हैं भाई आपकी सपोर्टिंग है, जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होंगी। कैसे, हम समझ लेते हैं। तो ये आपका जो एक डायग्राम है, इससे हम थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं। नीचे फिर हमने थ्योरी बनाई हुई है, वो उस चीज़ को हम देख लेंगे। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाती हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी मेरे भाई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल या कुछ भी होगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रेमिसेस पे कैसे पहुंच रहा है, वो जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है क्या मेरे भाई? ऑपरेशंस। थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, नीचे अच्छे से लिखा हुआ है, फिर हम पढ़ के समझ लेंगे। ऐसा क्या होगा, एक से दो बार आप चीज़ें जैसे सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें ये फिट हो जाएंगी, आपको चीज़ें समझना आपके लिए ईजी हो जाएंगी। सबसे पहले इनबाउंड, जो आपका रॉ मटेरियल, वो चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक कैसे पहुंचती हैं, वो प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे चीज़ें ढूंढनी है या रिक्वायरमेंट कैसे आती हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऑपरेशन, अब आपका रॉ मटेरियल जो आ गया, अब आपका रॉ मटेरियल जब आ गया उस पर ऑपरेशन, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा, तभी आपका वो फिनिश गुड में आपका जाहिर सी बात है क्या होगा? कन्वर्ट होगा। आपको रॉ मटेरियल मंगवा के भाई रख तो नहीं देना है ना, आपने कॉस्ट इनकर कर दिया, आप उस पर ऑपरेशन करेंगे, आप अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो करेंगे उसको क्या पे हम कैटेगराइज करते हैं? हम उसको ऑपरेशन लेवल पे या ऑपरेशन के अंडर वो चीज़ें देख रहे होंगे। उसके बाद आपका आता है भाई, ऑपरेशन भी हो गया, चीज़ें बन गई, अब आपका आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आपका प्रोडक्ट बन गया, क्या हो गया? फिनिश गुड तैयार हो गया। अब आपको इसको वेयर हाउस में रखना है या डायरेक्ट कस्टमर को जो है कि प्रोवाइड करना है, या आपका मीडियम क्या है कस्टमर तक पहुंचाने का, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे देखते हैं? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। देखें, एक प्रोसेस है, रॉ मटेरियल आना, उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, ऑपरेशन में रॉ मटेरियल आना, इनबाउंड उनको उसको कन्वर्ट करना, जो ऑपरेशन एक्टिविटी हो रही है उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। अब बन गया तो उसको बेचना या स्टोर करना है, क्या चीज़ें, वो आपकी कहाँ आ जाती है भाई? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती है। उसके बाद आपकी आती है मार्केटिंग। आपका फिनिश प्रोडक्ट बन गया है, या तो आपके कस्टमर बने हुए होंगे तो वो आपका ले लेंगे, जाहिर सी बात है। आप अगर बने होंगे तो आप मार्केट शेयर अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे, सेल्स की प्रमोशनल्स एड चलाएंगे, क्या करेंगे? वो सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी कहाँ आ जाएंगी? इस कैटेगरी के अंडर आ जाएंगी। लास्ट में आ जाती है सर्विस का। कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बना रहे हैं जिसके लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी देनी होती है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की चीज़ें देनी होती हैं, या आप कोई वारंटी वगैरह कर रहे हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस की आप दे रहे हैं, गारंटीज दे रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हम कहाँ पे देख रहे होते हैं? सर्विस में। ये सारी एक फ़्लो है, एक देखें ना, बिजनेस साइकिल का एक फ़्लो चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अब सबसे पहले वैल्यू चेन क्या है, आपका मॉडल क्या है? पोर्टर्स वैल्यू चेन बोल रहे हैं, या वैल्यू प्राइमरी वैल्यू एक्टिविटीज़। वैल्यू का सबसे मतलब पहले क्या आता है? वैल्यू का मतलब होता है भाई किसी चीज़ की वर्थ, आपका प्रोडक्ट या आपका क्या है जिसकी वजह से आपका जो कस्टमर है आपका आपके प्रोडक्ट को चूज़ कर रहा है, क्या मतलब है? वैल्यू। वैल्यू चेन एक्टिविटीज़, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही हैं? तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं। अब इनको नीचे इन डेप्थ समझेंगे हम कि क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम इन चीज़ों को कैसे देख रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले हमने सबसे पहले अभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ करी हैं। उसके बाद आपकी आती है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग से बने हुए होते हैं। अब जो आपका रॉ मटेरियल आ रहा होगा, अब ये क्या है? सेकेंडरी है या सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही होंगी। प्रोक्योरमेंट है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आपका आ रहा है उसकी पीछे बेस जो बन रही होगी, कौन सा सप्लायर चूज़ करना है, क्वालिटी को देखना है, बजट को देखना है, वो सारी चीज़ें देख के जो कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा? आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा होगा। वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को।
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट, ये आपका जो डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसका काम है कि चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल एडवांस करना। मशीन नहीं चाहिए है, या आपके कोई सिस्टम जो है कि इनकॉर्पोरेट करना है, MIS हो गया, जस्ट इन टाइम अप्रोच लेके चलनी है, जैसे कोई रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा वो इंस्टॉल करना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी हैं, क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी इस हेड में हम देख रहे होंगे। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपकी यहाँ पे क्या क्या आती है, इनका काम क्या है मेरे भाई, इनके काम क्या क्या है, हायरिंग, फायरिंग, हायरिंग, वायरिंग, फायरिंग, हायरिंग, वायरिंग, फायरिंग। हायर करना लोगों को, अगर आपकी जो है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है कि अगर डीमोटिवेट है, उनका मोरल डाउन है, वो उनको मोटिवेट करना किसका काम होता है मेरे भाई, HR का काम होता है। उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करना, प्रमोशन देना है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, बाहर घूमने के लिए प्लान बनाने हैं, मतलब उनको उनका माइंड रिलैक्स करना है। अगर वो रिलैक्स होंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा आउटपुट मिल रहा होगा। फायर करना है अगर आपकी रिसोर्स कैपेबल नहीं है। ये सारे काम किसके हैं, ह्यूमन रिसोर्स आपके अंडर उसके आ जाते हैं। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या चीज़ें आ जाती हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो भी आपके डिपार्टमेंट या जो भी हेड आपके इन सब चीज़ों में नहीं आते, हम उनको फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके जा सकते हैं। फाइनेंस हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं। कोर आपका बिजनेस का ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ आपको फाइनेंस का डिपार्टमेंट या इंटरनल ऑडिट ये बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। आपकी मेन जो है, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट बनाने में ही फेल हो जाएंगे तो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा मेरे भाई, अगर आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा होगा। आपका इंटरनल ऑडिट क्या कर रहा होगा, अगर आपकी पहले प्रोडक्ट पे ग्रिप अच्छी होगी, आपके प्रोडक्ट के ऑपरेशंस अलाइन होंगे, वो अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कमा रही होगी तो उसमें फाइनेंस का भी काम आएगा। अच्छी मल्टीनेशनल बनी हुई होगी तो उसमें फिर इंटरनल ऑडिट का भी काम आ जाएगा, BOD का होगा। वो सारी चीज़ें हम कहाँ देख रहे होते हैं मेरे भाई, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से दे दिया। अब हम इनको डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। नीचे वही चीज़ें अब लिखी हुई हैं, एक बार हम पढ़ लेंगे सिर्फ। क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू चेन एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या आती है भाई आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है, दिस इज हाउ material and resources are gained from supplier before the final product or service can be developed। वही रॉ मटेरियल आपका कैसे आपकी जगह पे फाइनल जो कि फिनिश गुड बनने से पहले जो रॉ मटेरियल है वो आपकी तरफ कहाँ से कैसे पहुँचता है। अब आपको इसमें देखना क्या है, अब आपको मेरे भाई इसमें देखना क्या है, इन योर एनालिसिस टेक अ लुक एट द लोकेशन ऑफ योर सप्लायर एंड शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम देयर फैसिलिटी टू यूअर्स। हमें ये देखना है कि जो रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं उसका सप्लायर की जो है कि लोकेशन किधर है। भाई कोई मुझे बेस्ट पॉसिबल सप्लायर मुझे मेरे करीब तो नहीं मिल सकता, मैं कहीं दूर से लेता हूँ भाई, मैं लाहौर से चीज़ें मंगवा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है मुझे वो चीज़ हैदराबाद में मिल सकती है या कराची में बैठा हूँ तो कराची में मिल सकती है। वो मैं चीज़ें एनालाइज करूँगा, लोकेशन वाइज करेंगे, कॉस्ट क्या पड़ रही है। जाहिर सी बात है मैं एक चीज़ लाहौर से मंगवा रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट एक जाहिर सी बात है बहुत बड़ी होगी, वो मेरे अगर मुझे वो चीज़ हैदराबाद में या कराची में मिल रही होगी तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी। वो कॉस्ट कम देख के मैं लाहौर से क्यों मंगवा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे मुझे बेस्ट क्वालिटी मिल रही हो मेरे भाई, वो हैदराबाद और कराची वाले भी लेट सपोज वहीं से मंगवा के दे रहे हैं, मुझे कॉस्ट ऐड करके दे रहे हैं और क्वालिटी लेट सपोज या मुझे कम करके दे रहे हैं या कुछ भी। वो सारे फैक्टर्स जो है कि हम देख रहे होंगे। बेसिकली वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ में जब आपको कोई रिक्वायरमेंट वो देता है ना, या तो आपको देता है कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द मनोज एंड कंपनी, आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ मनोज एंड कंपनी, एक तो देगा आइडेंटिफाई। उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपको डेफिनेशंस याद होंगी इनबाउंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल क्या आना, या ये जो डेफिनेशन लिखी हुई आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी कि आपकी क्या है, कि आपको डेफिनेशन याद होगी, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट वो देता है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स, आप बताएं मनोज एंड कंपनी की जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। अब इम्प्रूवमेंट्स में आप यह बताते हो कि भाई आप कीड़ा करते हो, क्या बोलते हो हिंदी में, मैंने बोला क्या बोलता, कीड़ा करते हो। उर्दू में भी यही है, आप जो चीज़ हो रही होगी ना आप उसका उल्टा उसको बोलेंगे। क्यों भाई, इस सप्लायर से क्यों नहीं, इस सप्लायर से क्यों नहीं, अगर ये सप्लायर हो रहा है तो उससे क्यों नहीं।
आपको उसका उल्टा 90% ऑफ द केस ये चीज़ आपकी मतलब जो है कि आप कामयाब हो रहे होंगे इस चीज़ में कि ये आप उसका उल्टा बताएंगे कि यार ये है तो ये क्यों नहीं। इम्प्रूवमेंट्स आपको उंगली करनी है, आपकी चीज़ें हो जाएंगी प्राइमरी एक्टिविटीज़। मेन आपको मैंने क्या बताया, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, ऑपरेशंस को देख लेते हैं क्या है। ऑपरेशंस आर हाउ द मटेरियल एंड रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस, जो आपका रॉ मटेरियल आया है रिजल्टिंग इन अ फाइनल, उन पे क्या ऐसा प्रोसेस करते हैं आप, जो चीज़ें हो रही हैं कि वो आपका फाइनल या फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो यार, यू में लुक एट द कॉस्ट ऑफ रनिंग यूर वेयर हाउस। जाहिर सी बात है, आप जो ऑपरेशन कर रहे होंगे, अपना वेयर हाउस, आपका प्लांट होगा, आपकी फैक्ट्री होगी, मशीनरी आपकी जो चीज़ यूज़ हो रही होगी, एंड असेंबली लाइन्स। इसमें आप देख रहे होगे जो ऑपरेशंस में आपकी चीज़ें हो रही हैं वो आप उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर उसने बताया है कि इम्प्रूव करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो जो चीज़ हो रही होगी सिनेरियो के हिसाब से आप उस चीज़ को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई आना कर कैसे करेंगे, जैसे आपको डेफिनेशन पता होगी कि ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। जो बिज़नेस होगा आपको डेफिनेशन याद होगी, अगर ऑपरेशन में क्या चीज़ें आती हैं तो आपके लिए वहाँ पे आइडेंटिफाई करना चीज़ों का बहुत इजी हो जाएगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है भाई, वंस अ प्रोडक्ट इज फिनिश्ड, बन गया भाई, इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जाहिर सी बात है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, आप रख तो नहीं देंगे अपने पास भाई। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स डिस्क्राइब दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस करता है कि आउटबाउंड में भाई आपका प्रोडक्ट बन गया तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, वो सारा प्रोसेस आउटबाउंड में आप देखते हो। यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, कंसीडर यूर शिपिंग कॉस्ट टू कंज्यूमर। इनबाउंड में हमने देखा था कि जो आपका सप्लायर से आपके पास रॉ मटेरियल पहुंच रहा है उसकी कॉस्ट क्या है। आउटबाउंड में आप क्या देखते हो कि आपसे जब तक कस्टमर या कंज्यूमर, आपका जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आपकी वो कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या नहीं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इम्प्रूवमेंट पूछेगा तो हम उसमें ये करेंगे कि इसमें हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं। भाई आपने TCS को चुना हुआ है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, आपने लेपर्ड क्यों नहीं चुना हुआ या और कोई क्यों नहीं चुना हुआ। ऐसे सिनेरियो बना के आप कर सकते हैं कि आपने ये कुरियर वाला चुना हुआ है तो ये कुरियर वाला क्यों नहीं चुना हुआ। हम ये चीज़ ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट बोले, मैंने बोला ना, हमें क्या करना है, कीड़ा निकालना है या उल्टा करना है। जो चीज़ वो कर रहा होगा इम्प्रूवमेंट के लिए बताएंगे कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे, ये कर रहे हो तो। वेयर हाउसिंग फीस, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशंस एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ये सारी सही चीज़ें जो भी हैं आउटबाउंड या फिनिश गुड बनने के बाद जो भी आपकी चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारी आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ रही होंगी, कवर हो रही होंगी। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मार्केटिंग एंड सेल्स क्या है। दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रेजेंटेड एंड सोल्ड टू योर आइडल टारगेट मार्केट। भाई जो आपकी टारगेटेड मार्केट है उस पर आपका कैसे सेल करते हैं, वो प्रोसेस आपकी या उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे चल रहा है, वो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इन योर एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, प्रोमोशनल कॉस्ट, रीच एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन। यही देखेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या है, आइदर जिस मीडियम से वो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो अभी रिलायबल है भी सही या रिलेवेंट है भी सही। बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें तो नहीं कर रहे आप अभी भी। आगे जो हम सवाल देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि वो प्रोमोशनल या मार्केटिंग वो कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे करनी चाहिए, ये भी चीज़ें हम देख रहे होंगे। लास्ट क्या आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, आपका सर्विस। मैंने आपको बताया कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं, करते हैं, जिसमें आपको सर्विसेज या आफ्टर सर्विस देनी पड़ती हैं। दिस इज सपोर्ट बिजनेस प्रोवाइड फॉर कस्टमर which can include support and training for the product, warranties and guarantees. You will look at the repair cost, product training cost, product adjustment frequency and more. यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखनी है, आफ्टर सेल सर्विस कोई अगर दे रहे हैं, वारंटीज़ हैं, गारंटीज़ हैं, आपने फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कहा हुआ है, लेट सपोज 1 साल तक आपने तो दी हुई है। देखें कस्टमर को फ्री पड़ रही होगी, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है कि आपके प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब जो है कि आपकी ज़ाहिर सी बात है उस पर कॉस्ट जितने, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेट सपोज देखें इंटरकनेक्टेड कैसे है, आपने ऑपरेशन में चीज़ें, आपने मशीनरी ऐसी थकी हुई रखी हुई है, थकी हुई लगाई हुई है कि आपके प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स आती हैं, आपकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा है,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। इससे होगा क्या, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सफ़र कर रहा होगा। आपका अगर प्रोडक्ट बार बार ख़राब होगा तो आपके पास रिकरिंग कस्टमर या आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा इन फ्यूचर। एक कस्टमर आगे चल के आपसे प्रोडक्ट वो क्यों लेगा अगर उसका बार बार वो चीज़ ख़राब हो रही होगी। तो हम अगर ऑपरेशन में चीज़ें अच्छे रखेंगे तो हमारी अगर आफ्टर सेल सर्विस जितनी कम होगी हमारे लिए बेहतर होगी। लेकिन आपको इस सिनेरियो में क्या चीज़ें देखनी है कि वहाँ पे अगर आपके सिनेरियो में कोई आफ्टर सेल सर्विस की कोई बात करी हुई है, वारंटीज़ गारंटीज़ की, तो हम वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको देख के चेक करके कॉपी पेस्ट करके अपने सिनेरियो में अपने आंसर में वो चीज़ डाल देंगे। अब उसके बाद आपकी आती हैं सेकेंडरी या सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। अब ये क्या है भाई, यही बताया हुआ है, सपोर्ट एक्टिविटीज़ हेल्प द प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन क्रिएटिंग एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर दे इंक्लूड। भाई वही है कि सपोर्ट करती हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। ऐसी बात है, ओवरऑल ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी अच्छी होंगी तो हमें एक कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा होगा, ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट अच्छा बन रहा होगा। प्रोक्योरमेंट में मैंने आपको क्या बताया, दिस इज हाउ द रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स फॉर प्रोडक्ट आर सोर्स्ड। कैसे ढूंढा गया भाई, आपने मल्टीपल, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का ये काम है, मल्टीपल उन्होंने जो है कि सप्लायर ढूंढे होंगे, फिर क्वालिटी देखी होगी, जिनकी कॉस्ट सबसे अच्छी उनको लगी होगी, एक तो बजट फ्रेंडली हो और क्वालिटी अच्छी हो, उन्होंने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने ये चीज़ देखी होगी। उसके बाद आना है ना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद आपका आएगा ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ कही जाती हैं। द गोल इज टू फाइंड क्वालिटी सप्लायर दैट फिट द बिजनेस बजट। यही बात मैंने आपकी बताई कि क्वालिटी वाली चीज़ भी ढूंढनी है और बजट फ्रेंडली चीज़ ढूंढनी है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या है भाई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हेल्प्स अ बिजनेस इनोवेट, चीज़ों को इनोवेट करना, न्यू मशीनरी चाहिए या न्यू सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है जिससे आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ और अच्छी हो सकती हैं। दिस कैन बी यूज इन वेरियस स्टेप्स ऑफ वैल्यू चेन टू गेन एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और डिक्रीजिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। अब कैसे होगा, एफिशिएंसी बढ़ानी है, जाहिर सी बात है न्यू मशीनरी आपने ला दी, अगर न्यू मशीनरी लाएंगे तो आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो पुरानी मशीन अगर वेस्ट ज़्यादा कर रही होगी तो आपकी वेस्ट कम होगा, आपकी कॉस्ट वो भी आपकी सेव हो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, न्यू मशीनरी है उसकी हो सकता है वो आपकी जो है कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, आपकी ओवरऑल जो है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है। अगर न्यू मशीनरी आएगी तो ओवरऑल हमारी वो भी चीज़ें कम हो रहेगी। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपका डिसीजन लेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसके बाद आपका क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनकम्पसेस ऑल द प्रोसेस एंड सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ and hiring new staff. This is especially important for companies that provide in-person service. वैसे तो ज़रूरी सबके लिए है, अगर लेकिन सर्विस बिजनेस है अगर आपका, तो उसमें ये इस चीज़ का थोड़ी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बन जाती है। कैसे है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उस हमें तो पता है, अगर मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मुझे पता है अगर मैं इसको हायर करूँगा ये मेरे सामने ही बैठा होगा, काम करेगा, कुछ नहीं कुछ जो भी मेरा प्रोडक्ट है उस पर ऑपरेशन पे काम करेगा, या जिस रिलेवेंट मैंने एक्टिविटी के लिए उसको हायर किया है वो करेगा मेरे सामने, मुझे पता है जैसा भी है, ठीक है। अगर मेरा सर्विस बिजनेस है, जैसे कि हम लोग एज एन ऑडिटर बन जाते हैं, तो ऑडिटर बनते हम कहाँ जाते हैं, हम क्लाइंट को फेस कर रहे होते हैं। किसको फेस कर रहे होते हैं, हमारी डायरेक्ट डीलिंग क्लाइंट को होती है, तो हम क्लाइंट को फेस करते हैं। अब वहाँ पे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है कि भाई सामने वाला बंदा प्रेजेंटेबल भी है मेरे क्लाइंट के सामने, या नहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको भेजूं और मेरा क्लाइंट ही हाथ से चला जाए, पार्टनर ये कहे कि भाई इस बंदे को हायर कर लिया, मेरा तो ये तो जो है कि मेरा तो बिजनेस ही तबाह कर देगा। प्रेजेंटेबल वे में आपका है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा खासा ये इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। सर्विस बिजनेस में आपके डॉक्टर्स हो गए, क्योंकि वो डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। पार्टनर तो आपकी एक आध मीटिंग कर लेगा या उसका साइनिंग का काम है, फील्ड वर्क में जो काम होता है वो भाई हमारा आपका काम होता है। तो वहाँ पे एचआर का जो है कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही चीज़ बताइए कि अगर सर्विस बिजनेस है, इन पर्सन आपकी डीलिंग है, तो वहाँ पे इसका थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, दिस initials all management, financial and legal system a business has placed to make business decision and effectively manage resources। जो भी आपके मैंने बताया, आपके अगर जो भी अदर देन इनसे डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज़ होंगी वो आप फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू सिनेरियो इनसे अलग कोई चीज़ अगर बताई है तो वो आप उनको फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडिंग में डाल देंगे।
उसके बाद आपके दो कुछ टर्म्स यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन। अब इससे अगर थोड़ा समझने की करें लॉजिकल, और आपको थोड़ा सिर्फ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कहीं पे रिक्वायरमेंट में हो सकता है वो यूज़ करे, तभी ये टर्म्स बताए जा रहे हैं आपको। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आना, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है जाना। अब हमने वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ में क्या प्रोसेस समझा, इनबाउंड, भाई आपके घर में चीज़ आई, ऑपरेशन आपने उस पर काम किया, आउटबाउंड फिर वो चीज़ आपने बेच दी है, मार्केटिंग एंड सेल्स किया आपने, उसके बाद आपकी आफ्टर सर्विसेज की चीज़ें आ गई। अब इनबाउंड या अप स्ट्रीम में क्या चीज़ें आएंगी, फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू दी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें, परचेजिंग आपने की होगी भाई, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपकी आ गई, और ऑपरेशन। अगर मैं वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ की देखूं तो आपकी प्राइमरी की दो चीज़ें यहाँ पे आ रहे हैं, इनबाउंड और ऑपरेशन। आप क्या देखेंगे, परचेज हो गई, जाहिर सी बात है, उसके बाद आपके पास आई इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन, ये क्या है अप स्ट्रीम में आपकी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आती है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या है, फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर, क्या है, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस। बाकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तीन एक्टिविटीज़ आपकी आ जाती हैं वो आपकी आ जाती हैं डाउन स्ट्रीम में। तो आज हमने सबसे पहले वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने क्या देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसके प्रोडक्ट को बनने में वैल्यू ऐड कर रही हैं। हमने क्या देखा, वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या है, बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस के प्रोडक्ट को उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए है हो रही हैं, जिसमें 5 आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं और 4 आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद नीचे आपकी इसी पे ही मैकडोनल्ड्स की एनालिसिस दी हुई है, इसको एक बार आप सिर्फ देख लेना। अगर मसला क्या है ना, यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया, आपके सिनेरियो के हिसाब से नहीं आएंगी चीज़ें, आप हम जब पास पेपर करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होंगी। जाहिर सी बात है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें कंज्यूम हो रही होंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो ये एक आध एनालिसिस देख लीजिएगा। अगर आपको मज़ा ना आए तो आप कहीं और से गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी रिलेवेंट नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना डेटा नहीं दिया होगा कोई। वेरे एग्ज़ाम में आपके पास पेपर्स में आपको डेटा दिया होगा, वहाँ से आप चीज़ें एनालाइज कर रहे होंगे। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी दी होगी, बताई हुई होगी, जिसकी आपको बेसिस नहीं पता होगी। तो इसको भले आप एक बार देख लीजिएगा, अगर इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद हम अब देखने जा रहे हैं शॉर्ट एनालिसिस। ये करके हम सीधा अपने पास पेपर्स पे जाएंगे। आज उनको हम देखेंगे कि आपको चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करनी है। अब मैं देखूँ शॉर्ट एनालिसिस, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है। शॉर्ट हर एक जो है कि आपका लेटर है SWOT एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट किस लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एज फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस किसी भी आप इंसान पे कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकते हैं। आप देखें ये जो मॉडल्स हैं ना, आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से रखना है। अब मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊँ तो क्या क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस। अब एक इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, वीकनेसेस भी होती हैं। अब आप लोग मेरे बोलने से आप शायद जज कर रहे हो कि मतलब मैं शायद बोल नहीं पाता। अब बेसिकली क्या है, अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं शुरू में ही। जो उर्दू है मेरी वो मदर लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश जो है मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश का तो सबके साथ ठीक है, खित्ते का मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। मेरी मदर लैंग्वेज सिंधी है। तो क्या है कि वर्ड का फंसना। अब सिनेरियो क्या बना हुआ है, मैं आया KNS में पढ़ा, गांव से आया, पहले तो सिंधी माहौल था, ठीक है। यहाँ पे आया KNS में भी थोड़ा सर्कल मेरा ऐसा बना कि उर्दू की इतनी स्पीकिंग मेरी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है वो इतना फ्लो बना नहीं जब तक KNS में था। अब मेरी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है फर्म की, वहाँ पे भी ऐसा कुछ सिनेरियो तकरीबन बना है। KPMG हुआ या EY हुआ या AFF में अभी मैं हूँ, तो वहाँ पे जो सिनेरियो बना हुआ है, मतलब नसीब ऐसा बना है कि सिंधी ही सर्कल जो है कि हम बन जाता है, तो थोड़ा वो उर्दू का बन नहीं रहा। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कहीं पे लव पूरी डिक्शनरी भी नहीं है, कहीं ना कहीं फंसते हैं। ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है या वो चीज़ें। अब ये क्या है, एक वीकनेसेस हो रही हैं, एक इंसान की वीकनेस है। अब इसको ओवरकम करना है। अब मैं आपको ये पॉजिटिव कर सकता हूँ, आपके लिए मैं बेस्ट
ऑप्शन कैसे हो सकता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ। अगर मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, मैंने फिर भी क्या करा हुआ भाई, एसीसी अपना ख़त्म किया हुआ है, एसबीएल का पर्चा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हुआ है, तो मैं आपको बेहतर वे बता सकता हूँ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो किस तरीके से चीज़ों को टैकल करके हम लेके जा सकते हैं। आपको डीमोटिवेट नहीं होना भाई, ठीक है इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे बिल गेट्स भाई साहब ने बोला था कि भाई वो जब हायर करता है वो आलसी वाले बंदों को, आलसी बंदों को ढूंढता है। क्यों? उसका लॉजिक क्या दिया भाई, जो आलसी बंदा है ना, आलसी बंदा है, वो मुझे हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करके ऑप्शन निकाल के देगा। वो नहीं चाहेगा ये काम मैं 8 घंटे में करूं, वो कोई ऐसा ऑप्शन देगा कि 5-10 मिनट आधे घंटे में काम खत्म हो जाए। उससे क्या होगा कि इफ़िशेंसी, टाइम बचेगा, वो चीज़ों को ढूंढ के लाएगा। अब ये है कि हाँ जाहिर सी बात है भाई, अपनी वीकनेसेस पे हमें काम भी करना है, लेकिन मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। जो बच्चे अगर जिनको लगता है कि उनकी अंग्रेज़ी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो इस चीज़ को डिफ़िकल्ट लेके बैठे हुए हैं अपने माइंड में, अगर वो चीज़ हवा बना के बैठे हैं कि आपको ये हार्डल्स पैदा करेंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, किन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंट को रटा मारेंगे, किस चीज़ से कैसे तरीका बना के उन चीज़ों को अपने दिमाग में आपको फिट करना है, वो बताएंगे। ऐसे ही एनालाइज की जाती है कि वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, वीकनेस होने के बाद भी क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास अगर टीचिंग स्किल्स हैं, मैं तो क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है ये। अब इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रेंथ भी होंगी, वीकनेसेस भी होंगी। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसान की इंटरनली होती है। स्ट्रेंथ जो होगी मेरी होंगी, वीकनेसेस जो होंगी मेरी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ या वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन की होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो डिपेंड करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स जो आते हैं आपके बाहर से आते हैं, वो इंटरनल नहीं होते। तो आपका थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसान की स्ट्रेंथ वीकनेस अपनी होती हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो होती हैं कहाँ से आती है, बाहर से आती हैं आपकी। अब समझ लेते हैं, ये डेफिनेशन दी हुई है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की। आई डोंट थिंक कि आपको ये समझाने की मुझे ज़रूरत है। यही चीज़ ये बताई हुई है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है कि क्या करते हैं, रिलेट्स टू रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। कहाँ पे हमने ये वर्ड पढ़े थे, आपको याद हो अगर तो, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जैसे हमने शुरू की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं या इंटरनल एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे आप क्या देखते हो, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। तो ये चीज़ इंटरनल से डील करती है। क्या है, वॉट इज ऑर्गेनाइजेशन गुड एट, किसमें भाई एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। वॉट इज इट पुअर एट, किसमें गरीब है, गरीब नहीं भाई, उसमें किसमें उसके वो उसकी वीकनेसेस हैं, किसमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। वेयर रिसोर्सेज आर इन शॉर्ट सप्लाई, वीकनेसेस हो जाएगी। वेयर आर रिसोर्सेज एक्सीलेंट, आपकी भाई स्ट्रेंथ है। अल्टीमेटली strengths and weaknesses determine an organization ability to cope with expected changes, opportunities and threats that will be occurring in the environment। आपकी strength and weaknesses आपके जो environment में क्या है कि जो changes आने वाले हैं उनको ओवरकम, या strength होगी तो आपको थ्रेट से बचने में हेल्प करेंगी, अगर weaknesses हैं तो आपको उनको ओवरकम करना होगा अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए। यही बताया हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या हैं भाई, रिलेट्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बात मैंने बताई वही लिखी हुई है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस बी ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, अब ये ध्यान में रखते जाइएगा जो 1-2 पॉइंट मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। कैन द ऑर्गेनाइजेशन मेक यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, are new entrants likely to enter the marketplace, can a powerful customer dictate terms। अब ये जो मैंने करे हैं आपकी पिछली क्लास से रिलेट करते हैं चीज़ें। क्या क्या यूज़ किया, इकोनॉमिक चेंजेस, भाई कौन सा मॉडल आ गया, ये पेस्टल मॉडल से उसने PEE उठाया हुआ है इकोनॉमिक का। उसके बाद क्या किया हुआ है भाई, न्यू टेक्नोलॉजीज, पेस्टल का T टेक्नोलॉजी उठा लिया उसने, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आ रहे न्यू एंट्रेंस, भाई का क्या आ गया, 2 पेस्टल के आ गए, 2 पोर्टर 5 फोर्सेस के अब आ रहे हैं क्या, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। उसके बाद क्या है, पावरफुल कस्टमर, पोर्टर 5 फोर्सेस का पावर ऑफ कस्टमर। अब इसमें क्या देखा हमने कि अगर आपको 2 मॉडल वो भी याद होंगे तो आप इनके एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी चीज़ों को टैकल कर सकते हो, अगर आपको पेस्टल और पोर्टर का भी पता है।
समझ रहे हैं मेरे बात, क्योंकि वो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें एज एन अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ग्रांट आपको दे रहे हैं, तो ये आपके क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर टैक्सेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, एक थ्रेट साबित हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी आप इनको ऐसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यूजिंग शॉर्ट मॉडल। अब शॉर्ट मॉडल में मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने जैसे अपनी बताया कि यार ये वीकनेसेस हैं, ये स्ट्रेंथ है। सबसे पहले आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए क्या थ्रेट्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं। वो शॉर्ट मॉडल से आप आइडेंटिफाई करेंगे। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अब स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि भाई स्ट्रेंथ है तो हम उसको कैसे यूज़ करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। यार मेरी स्ट्रेंथ है तो आने वाले थ्रेट्स को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। मेरी वीकनेसेस है अगर, तो उसको मैं कैसे ओवरकम करूं या करूं ताकि मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकूं। मेरी वीकनेसेस है उसको मैं कैसे ओवरकम करूं ताकि मैं अपने थ्रेट्स को कम कर सकूं। तो ये क्या है, ये आप जो है कि स्ट्रेटजीज बनाते हो। कैसे बनाते हो, यूजिंग a SWOT analysis. The first step is to rank in order of importance of the finding of the SWOT analysis. कैसे भाई, आपके पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ दैट मैच नो अपॉर्चुनिटीज आर लिटिल यूज विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। आपके पास स्ट्रेंथ तो है, आपके पास स्ट्रेंथ तो हैं रिलेटेड, उसके आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप उसको रैंक अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है उसको आप नीचे रैंक पे रखेंगे कि भाई ठीक है अभी ये स्ट्रेंथ है, जैसे मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी इससे रिलेटेड तो मेरे लिए फिर ये चीज़ रिलेवेंट हो जाएगी। अ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस इज स्ट्रेंथ दैट कैन एक्सप्लॉइटेड। जो आपकी काम की स्ट्रेंथ है, जिसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। कैसे करेंगे भाई, स्ट्रेटजीज कैन कैसे डेवलप कर सकते हैं आप। स्ट्रेटजीज कैन बी डेवलप, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या है, न्यूट्रलाइज वीकनेसेस। आप अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करें और कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रेंथ, आप उनको स्ट्रेंथ में करें। नीचे जैसे लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। कन्वर्ट थ्रेड्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। आपके लिए जो थ्रेड्स आ रहे हैं उनके लिए आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर लें। मैच स्ट्रेंथ विथ अपॉर्चुनिटीज़, जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दें या उनको मैच करें। अब आपको टोज मॉडल, एक था शॉर्ट, अब आ रहा है टोज मॉडल। टोज मॉडल हम किसको बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टोज आपका कैसे हो रहा है, ये देखें TO, ये OS आ गया। आपको थोड़ी रद्दोबदर करनी है और यहाँ से आपको स्ट्रेटजीज बनानी। कैसे स्ट्रेटजीज बनेगी, अब ये स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं। अब स्ट्रेटजीज ये कैसे बन रही हैं मेरे भाई, अगर ये देखें, ये क्या आ गया, SO, ये अपॉर्चुनिटीज़ आ गई यहाँ पे, ये अपॉर्चुनिटीज़ आ गई यहाँ पे, थ्रेट्स आ गए। यहाँ पे क्या है कि ये वीकनेसेस आ गई भाई आपकी, ये अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, तो ये दो बन गए। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ आ गई, S आ गया आपका, T आ गया, तो ये तो आप सिंपली बना सकते हैं। आपने ऐसे बनाई। अब क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, वो देखें आप। सबसे पहले आपने क्या बनाया, SO का मतलब क्या है, यूज योर स्ट्रेंथ टू अवेल अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। कैसे, एग्जांपल एंड में देख लेंगे जब 4 पॉइंट हो जाएंगे। ये WO, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी बन रही है मेरे भाई, ओवरकम योर वीकनेसेस टू अवेल अपॉर्चुनिटी। क्या करना है, अपनी वीकनेस को क्या करना है, ओवरकम करना है, ताकि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर सकें। ST क्या है, यूज योर स्ट्रेंथ टू अवॉइड थ्रेट्स। WT क्या है भाई, ओवरकम योर वीकनेसेस टू सॉरी यार पेन मसला कर रहा है, चलें, ओवरकम योर वीकनेसेस एंड अवॉइड थ्रेट्स। आप अपनी जो है कि वीकनेसेस को ओवरकम करें ताकि आपके थ्रेट्स को आप अवॉइड कर सकें। अब इसको छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके पास इन हाउस IT जो है कि अपना डिपार्टमेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है मेरे भाई, IT डिपार्टमेंट बना हुआ है। आपके पास अच्छी रिसोर्सेज है, वहाँ पे अच्छे बंदे आपने रखे हुए हैं, कॉम्पिटेंट बंदे रखे हुए हैं। अब आपको पता चल रहा है कि भाई आजकल दौर क्या है, ऑनलाइन का दौर है। ऑनलाइन सेल्स जो है कि धड़ाधड़ बन रही है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपकी अभी तक वेबसाइट तक नहीं बनी हुई। क्या मैंने बोला, आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनी हुई मेरे भाई। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास IT डिपार्टमेंट अच्छे बंदे आपने रखे हुए हैं जो वेबसाइट बना सकते हैं।
आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज है कि ऑनलाइन सेल्स का दौर जा रहा है हर चीज़, और अभी तक आप ऑनलाइन पे नहीं है, तो आप अपने भाई आईटी के बंदों को उठाएं, उनको बोलें भाई अच्छी सी वेबसाइट बना के दो और उसको ऑपरेशनल करो, ताकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्या करूं, अवेल करूं। आपके पास क्या था, आपके पास स्ट्रेंथ पहले से अवेलेबल थी, आपके पास आईटी डिपार्टमेंट था, आपके पास जैसे अपॉर्चुनिटी आपने देखी, आपने क्या कहा भाई वेबसाइट बना लो, हमें ऑनलाइन पे जाना है। तो आप इस चीज़ को ये स्ट्रेटजी बना के आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही सिनेरियो में अगर आपको चीज़ कोई बताई होगी ऐसी, तो आप ऐसे अपनी क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब डब्ल्यू, ओवरकम योर वीकनेसेस टू अवेल अपॉर्चुनिटी। अब क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आपने देखी आपके पास, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपकी क्या हो गई, वीकनेस हो गई। आपकी आईटी डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ, या आपकी उसी एग्जांपल से ले लें कि आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई है, आपकी ये वीकनेस है ना भाई। आपके पास आईटी डिपार्टमेंट भी है, आपने वेबसाइट नहीं बनाई। अगर सिर्फ मैं वेबसाइट को ले लूँ कि वेबसाइट आपकी वीकनेस है, तो आप क्या बोलोगे, भाई वेबसाइट बना लो, मैं अपनी वेबसाइट बना लूँ, तो आप वीकनेस को आप क्या कर लोगे, ओवरकम कर लोगे। या तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपके पास पहले आईटी डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो आईटी डिपार्टमेंट हायर करो। आईटी डिपार्टमेंट आपके पास है, लेकिन आपकी क्या बनी हुई नहीं हुई है, आपकी जो है कि वेबसाइट नहीं बनी है। आपकी जो वीकनेसेस है, आप इसको क्या करें, आप इसको बनाएंगे, जाहिर सी बात है, और आप इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के काबिल बन सकते हैं। उसके बाद आता है यूज योर स्ट्रेंथ टू अवॉइड काउंटर थ्रेट्स। सबसे पहले आ रहा है क्या, काउंटर थ्रेट्स। यही आईटी डिपार्टमेंट आपके पास बना हुआ है, आपके पास अच्छे लोग बने हुए हैं, अच्छे लोग हैं। अब आपके पास साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक, हैकर का जो है कि आपको रिस्क है, भाई आईटी डिपार्टमेंट को बोलो अच्छी फायरवॉल बनाए भाई, कोई अच्छा सा सिस्टम बनाए, ताकि हैकर हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। थ्रेट्स हैं आपके लिए, आपकी कोई अच्छी फायरवॉल नहीं बनी हुई, आपका अच्छा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, तो आईटी डिपार्टमेंट को लगाओ काम पे भाई, कि यार काम करो। तो इस पर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हो, उनको मिनिमाइज कर सकते हो। ओवरकम योर वीकनेसेस, इसको भी हम इसी एग्जांपल से ऐसे ही समझ सकते हैं, या तो आपका आईटी डिपार्टमेंट नहीं है, या आपकी फायरवॉल वगैरह जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं भाई बनाओ। जो चीज़ें वीकनेसेस हैं आपकी, या तो फायरवॉल नहीं बनी, आपका आईटी डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो भाई सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट हायर करो, अच्छे लोग हायर करो, उनको बताओ कि भाई मुझे ये मसले आने वाले हैं, ये थ्रेट्स हैं, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ें, या मुझे ओवरकम करना है अपना थ्रेट, तो मेरे लिए फायरवॉल बनाओ, मेरे लिए अच्छी चीज़ें सेट करके दो, सिस्टम में कोई एक्सेस ना कर पाए। तो हमने आज वैल्यू चेन एनालिसिस को देखा कि कैसे बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज़ कौन सी वैल्यू ऐड करती हैं आपकी, उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ को देखा हमने, उसमें हमने सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को देखा। उसके बाद हमने समझा है कि शॉर्ट मॉडल आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो है कि आपकी ये चीज़ें कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अकॉर्डिंग टू योर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आप उनमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे आप उनको स्ट्रेटजीज आप उनके लिए बनाएंगे। ऐसे ही आपकी, मैंने आपको कल शुरू में ही बताया था कि आपके जो है कि तकरीबन इनमें हर मॉडल में मैंने ये आपको प्रेजेंटेशन एक दी हुई है, आप एक एक बार समझिएगा, कोई मसला नहीं है। ना भी करें तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कंटेंट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है, जिससे हम अपना पेपर रिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आज मैं इसको यहाँ तक रखते हैं, हम इसको टॉपिक वाइज हम आप आ जाते हैं अपने पास्ट पेपर पे। तो ये जो है कि कुछ किट बनाई हुई है हमने, इसमें अब आपके जो पास्ट पेपर जो आपके हैं ना, ये कुछ इंडेक्स बनी हुई है, इसमें जो आपके पास्ट पेपर्स हैं वो मेरे भाई रिलेट करते हैं, कुछ मैंने अपने नहीं बनाए हुए। ये आपके P1 और P3 से पास पेपर जो है कि रिलेट करेंगे, क्योंकि आपको रियल एग्जाम बेस्ड सिनेरियो, पहले ये एग्जाम क्या होता था, P1 और P3 होता था, मैं अपने बनाऊँ उससे अच्छा है कि ये जो सिनेरियो उसने एग्जामिनर ने कहीं टेस्ट किए हुए हैं, आपको रियल एग्जाम बेस्ड सिनेरियो होता है क्या है, मैं शुरू में ही बताता हूँ। देखें, आपके पास SBL के जो पास पेपर है ना, वो आपके 14 पेपर हैं, ठीक है, कुछ मॉक वॉक इधर उधर हो जाएंगे। अगर बच्चा अच्छा है, ये चीज़ें उसमें से समझ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे SBL को जितना रिस्की या जितना महंगे की वजह से एक मेंटली बच्चे पे प्रेशर होता है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा आप रिस्क लें।
आप अपना बेस जो स्ट्रॉन्ग है वो कर लें इन पास्ट पेपर से। अब ये तो ये कि मैं आपको ये पूरे सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं, पूरे सॉल्व नहीं करेंगे हम, इनको कोशिश करेंगे आज का जितना होगा मैं थोड़ा इन डेप्थ आपको पहले इसे समझा लूँगा, 1-2 सवाल जो आज करेंगे। उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे कि हम हाईलाइट करना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना यहाँ से सीखेंगे। इससे होगा क्या, एक तो आप मैक्सिमम सिनेरियोज अपने दिमाग में देख चुके होंगे, जितने ज़्यादा सिनेरियोज देखे हुए होंगे आप उतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुआ होगा, पेपर में आपको एग्जाम में कोई चीज़ ऐसी न्यू नहीं लग रही होगी। तो मेरा बेसिक यही फंडामेंटल रूल है कि ये चीज़ों के यहाँ से आपका बेसिक यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए ताकि आपको फिर चीज़ें मुश्किल ना लगें। तो बिना टाइम गवाए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका पहला जो है कि सवाल, अब इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब ये आपका सवाल है जिसमें आपसे रिक्वायरमेंट आपको मैं सबसे पहले दिखा दूँ। तो इन्होंने भाई सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है इवोल्यूट दे मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स यूजिंग पेस्टल एनालिसिस। अब भाई इन्होंने सीधा सीधा आपको बता दिया कि पेस्टल एनालिसिस, वेरेज ये P3 का सवाल है आपका, बहुत पुराना है। अब वेरेज आपको डायरेक्टली तकरीबन वो नहीं पूछता मॉडल का नाम, वो पूछ लेगा, यहाँ तक आप उसको रखें, एनालाइज द एवोल्यूट द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल्स कंपनी, ऐसे पूछ सकता है। यहाँ पे आप मार्क्स का रेशो भी आप इग्नोर करेंगे। पहले जो P3 का मार्क्स होता था वो पर पॉइंट 3 जो है कि 3 मार्क्स देता था, तो मार्किंग रेशो भी हम यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेंगे। यहाँ से हम जो चीज़, मेरा मोटिव है या हमारा कंसर्न है, जो हमारा गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखना है कि हम सिनेरियो से चीज़ें क्या ढूंढ पा रहे हैं। अब ये सिनेरियो आपके लिए टफ हो सकता है, 1 से 2 बार में अगर समझ आ जाए तो बेहतरीन है, जितनी बार आपको समझ नहीं आ रहा कोशिश करें। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से हम 2 चीज़ें देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे, एक पेस्टल मॉडल हम देख रहे होंगे, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है आपका, एनालाइज द इंडस्ट्री आर मार्केट प्लेस, यही टर्म्स मैंने आपको बताए थे, एनवायरमेंट दैट एनएमएस इज कम्पीटिंग इन। अब यहाँ पे आपको पोर्टर 5 फोर्सेस उसने डायरेक्ट नहीं बताया हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो अगर ऐसे टर्म्स यूज़ करता है, क्या बताया हुआ, एनालाइज द इंडस्ट्री आर मार्केट प्लेस मैंने आपको वर्ड बताया था। अगर वो पूछेगा तो हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होंगे मेरे भाई, पोर्टर 5 फोर्सेस यूज़ कर रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई है क्या, बैकग्राउंड क्या दिया हुआ है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखें, लिखने का तरीका आपका आंसर भी यही है, जैसे एग्जामिनर ने लिखा हुआ ना, ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, उसने एक बार फुल लिख लिया, उसके बाद उसने क्या किया है, शॉर्टकट यूज़ किया हुआ एनएमएस। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी ऐसे बड़ा वर्ड है जैसे आपने उसका क्वेश्चन का है जो है कि आपका नेम होगा वहाँ पे इंडस्ट्री का, या क्वेश्चन में जो भी आपका सिनेरियो दिया होगा, तो आप उसको ऐसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इज अ प्राइवेटली ओन्ड हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, बिजनेस क्या है आपने यहाँ पे देखना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस काम है भाई, इनका बिजनेस मॉडल क्या है ये देखना है। स्टेब्लिश्ड इन 1997 बाय अ कंप्यूटर इंजीनियर, भाई किसने, इंजीनियर ने किया, कौन भाई है, रे एडवर्ड्स, इस बंदे ने जो है कि इस जो है कि आपकी एनएमएस कंपनी का फाउंडर है या इन्होंने बनाई है। इट इज़ सूटेड, अब जब भी आपका पेस्टल मॉडल यूज़ हो रहा होगा, जैसे रिक्वायरमेंट में हमने देख लिया है, तो आप कंट्री पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे, आपको ये थोड़ा आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि उससे पॉलिटिकल कुछ ना कुछ पॉइंट दिया हुआ होगा। इट इज़ सूटेड इन द कंट्री ऑफ एलेसडोर, आपको बस नाम याद रखना है कौन से कंट्री में, एलेसडोर में है। अ प्रोस्पेरस डेवलप्ड नेशन विद स्टेबल वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम, भाई जहाँ पे है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड। अब देखें, जाहिर सी बात है, वेल एस्टेब्लिश्ड होगा तो हमारी क्या माइंडसेट बन रहा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, अच्छा है तो गवर्नमेंट शायद सपोर्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे पॉइंट हम देख रहे होंगे, नीचे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन इकोनॉमी का कुछ पता होगा कि यार यहाँ पे कोई मसला आ गया था कुछ, तो हम रिलेवेंट पॉइंट ढूंढेंगे उससे। क्या है, स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम, सक्सेसिव गवर्नमेंट इन एल्साडोर हैव प्रोमोटेड टेक्नोलॉजी बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट्स एंड टैक्स इंसेंटिव। क्या कर रही है गवर्नमेंट मेरे भाई, क्या कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स इंसेंटिव दे रही है भाई, ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, क्या है ये चीज़, अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे लिए। अब यहाँ पे देखें, ये पुराने सवाल हैं तो आपके पास यहाँ पे रोल डिफाइन नहीं किया हुआ,
वेयर एसबीएल में आपको क्या दिया जाता है, आपका रोल किया जाता है। तो आप ये करेंगे, अगर लेट सपोज आपका एक्सटर्नल कोई रोल हुआ होगा तो आप बोलेंगे कि एनएमएस के लिए ये चीज़ फेवरेबल हो गई है। अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका कोई रोल दिया हुआ है तो हम बोलेंगे हमारे लिए ये चीज़ क्या हो रही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रही है भाई, कि दिस विल बी फेवरेबल फॉर अस, या ऐसे करके आप वर्ड यूज़ करेंगे तो आपके प्रोफेशनल स्किल्स यहाँ से टेकल हो रहे होंगे। टैक्स क्रेडिट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड टू ऑफसेट कंपनी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई टैक्स क्रेडिट भी दिए जा रहे हैं, फेवर पे फेवर दी जा रही है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट, like many government worldwide, have invested heavily in national telecommunication infrastructure। टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस है हमारा। एनएमएस का क्या है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो गवर्नमेंट खुद जो है कि इस चीज़ को प्रोमोट करने में लगी हुई है, तो हम अच्छे से अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर सकते हैं। स्टेबल एक तो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट खुद उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, तो हम अपना लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हैं यहाँ पे। However, अब मसला आ गया। However, in 2010, the country suffered an economic downturn that led many companies to postpone technological investment। सीधा सीधा वर्ड उसने बता दिया कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया। तो ये आपका कहाँ से, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट थे, एक दो पॉइंट, आप ज़रूरी नहीं, आप हो सकता है आपको पूरा कॉपी कर सकें, पूरा कॉपी करके लिखें, आपको फिर उन पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। अब ये आपकी जो है कि कैपेबिलिटी, आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं आगे चल के हम सीखेंगे ज़रूर। अगर आप पूरा भी लिखेंगे तो आप अगर उस चीज़ का सम अप करके आप एक आध लाइन में उसको अपना पॉइंट डाल के कर सकते हैं, सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, तो बेस्ट हो जाएगा वो भी। अगर एक आध पॉइंट आपने उठा लिया और आपने एक आधा पॉइंट अपना डाल दिया, वो भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, आपको मार्क्स उसके अवेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, इन कितनी लाइनें यार, 1 2 3 4 5 6 लाइनों का एक पैराग्राफ है, हमने तकरीबन 2 पॉइंट ढूंढ लिए। कौन कौन से, पॉलिटिकल रिलेटेड पॉइंट हमने ढूंढ लिया है और हमने इकोनॉमिक रिलेटेड पॉइंट ढूंढ लिया है कि भाई इकोनॉमिक डाउन टर्न की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को मसले मसाला है। अपना पॉइंट डालना तो एक अलग बात है, अब हम चीज़ों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। By 2010, NMS employed 75 employees in a new purpose-built factory and office unit. These employees were a mixture of a technical qualified engineer working in research and development, R&D, factory staff, manufacturing and assembling products, and small sales and service support team। अब मुझे नहीं पता ये किस पॉइंट से रिलेट करता है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएंगे, जहाँ से जो चीज़ क्लियर आ रही होगी वो हम अपना पॉइंट ढूंढते जाएंगे। In 2010, NMS had 3 distinct product service areas। क्या है, डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एक प्रोडक्ट हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम दूसरा आपका प्रोडक्ट हो गया, फाइनली टेक्निकल सपोर्ट वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखें चीज़ें, अब एक पहली बार आप अगर पढ़ेंगे ना, ये तो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, आपको सिनेरियो शायद समझ ही ना आ जाए, ऊपर से चला जाए। आपको सबसे पहले देखना है कि बिजनेस हो क्या रहा है। जैसे अब इसके लिए होता क्या है, आपके लिए ऊपर से कौन सी चीज़ें जाएंगी। अगर आप थके हुए आ रहे हैं, अगर आप ऑफिस वाले बंदे हैं, आप सारा दिन काम करके आए हैं, रात के टाइम आप सीधा डायरेक्ट, आपने ना रेस्ट किया ना कुछ, आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग से आपको वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। तो हमें कोशिश करनी है थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। अगर आप जॉब वाले बंदे हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर चीज़ों को देखें, कोशिश करके जो सिनेरियो या पास्ट पेपर आपने देखने हैं ना, वो रिलैक्स माइंड से देखना है, रिलैक्स माइंड से देखेंगे, क्योंकि यही चीज़ काम की है। आपकी टेक्निकल नॉलेज में आप थोड़े कमज़ोर होंगे, शायद इतना फ़र्क ना पड़े, अगर थोड़ी थोड़ी जो भी आपकी होगी ना, आप जब पास्ट पेपर को अगर अच्छे से ढूंढना सीख जाएंगे तो आपकी वो कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी होती जाएगी। तो इनको पास्ट पेपर्स को, सिनेरियो को समझने के लिए मैं आपकी भाइयों वाली सलाह ये होगी, रिलैक्स माइंड से चीज़ों को ढूंढना सीखें, या जब रिलैक्स हो तभी इन चीज़ों की तरफ जाएँ, तो आपके लिए चीज़ें इजी होंगी। जो अगर बच्चा 10 बार पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा, तो उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स माइंड नहीं होगा। रिलैक्स माइंड से देखें, 1 से 2 बार में आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि भाई सिनेरियो है क्या, बिजनेस क्या चल रहा है। कि यहाँ पे अब क्या बता रहा है, बताया हुआ कि 3 प्रोडक्ट वाइज वो सेल होते हैं। अब सबसे पहले प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल दी हुई है, NMS सेल्स डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM। अब है क्या ये कुछ, अब हम पेस्टल देख रहे थे, अब यहाँ पे पोर्टर है। अब आपकी मर्जी है, साइमल्टेनियसली आप या तो पेस्टल और एंड पोर्टर को साथ साथ, जो अब देखें, अब ये क्योंकि पहला सवाल है तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप
आपकी इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि आप दोनों चीज़ें साथ में करें। तो आप कोशिश करें सबसे पहले जो है कि सिर्फ पेस्टल पे फोकस करें, आप पेस्टल के पॉइंट ढूंढ लें। अगर आपके लिए इजी हो रहा है तो आप पोर्टर के भी साथ साथ पॉइंट ढूंढते जाएं। तो आप इसको पढ़ लेंगे 1 से 2 बार, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। तीसरी बार में भले आप अटेम्प्ट करें कि यार अब मैं हाईलाइट करना शुरू कर दूंगा, 1 से 2 बार सिनेरियो को ऐसे पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपका बेस बनेगा। 2 से 3 4 5 पेपर हम करेंगे, आपका बेस अच्छा बन जाएगा। जब हम 18 से 20 पास पेपर ऐसे करके बैठे होंगे, आप थोड़े प्रो हो जाएंगे आइडेंटिफाई करने में चीज़ें। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको चीज़ें पता लगना शुरू हो जाएंगी, इधर यार ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, यहाँ पे कस्टमर का पावर हाई है, लो है, सप्लायर का क्या चीज़ है, थ्रेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझना शुरू हो जाएंगी। Who uses these components in their hardware? Both the EOEMs and their customers are predominantly large international companies. ठीक है, NMS has established a good reputation for quality and performance of its components, which are competitively priced. However, NMS has less than 1% of domestic market and faces competition from over 20 significant suppliers, most of who also compete internationally. Furthermore, one of the company's OEM's customer accounts for 40% of its sales in this area. Heavily dependent हैं किस पे? एक कस्टमर के जितना 40% का कस्टमर है। अब यहाँ पे आप सिंपल देखें ना, अगर आपका पूरा रेवेन्यू एक कस्टमर का 40% पे डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर कस्टमर की पावर देखी जाए तो कस्टमर का पावर बहुत हाई होगा, वो हमसे ज़्यादा डिस्काउंट की डिमांड कर सकता है, अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स वहाँ पे हिट हो रहे होंगे। The international market for data communication components had increased from 33 billion in 2001 to 81 बिलियन इन 2010। अब ये जो पॉइंट है ना आपका, अब आप बोलेंगे मार्केट यहाँ पे देखें मिक्स एंड मैच चल रहे हैं, तभी मैंने बोला आप कोशिश करिएगा यहाँ से सबसे पहले आप पेस्टल करिएगा, उसके बाद पोर्टर करिएगा, क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं जो है कि चीज़ों को दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई है, वर्ड पे लिखा हुआ है कैसे आइडेंटिफाई करा है, और मैं भी वो आपको एंड में बता दूंगा, टेंशन ना लें। अभी सिर्फ हम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। कोशिश करिएगा आप पहले पेस्टल को सिर्फ आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप कोशिश करिएगा पोर्टर 5 फोर्सेस दें, आप इंडिविजुअली देके चलिएगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ दोनों अभी करवा रहा हूँ। Forecast for 2011 and the beyond predict growth from increased sales to currently installed network rather than from installation of network। अब बहुत सा डेटा ऐसा होगा जो आपके लिए इररिलेवेंट होगा, आपको सारी चीज़ें टू दी पॉइंट नहीं दी होंगी। अब मैं पूरा हाईलाइट करता जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ। आपको हाईलाइट वो चीज़ें करनी जो आपसे रिलेटेड होंगी। वो रिलेटेड कौन सी होंगी, मैंने अब लिखा हुआ है तो मैं आपको वो प्रेजेंट कर दूंगा। मैं सिर्फ पूरा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं अभी कौन से स्टेप पे हूँ, कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ। द मेच्योरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी मीन्स दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर बिकमिंग शॉर्टर। प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल जो है कि वो शॉर्ट होता जा रहा है मेरे भाई। ये आपका पॉइंट कहाँ पे लगेगा, सोचें। पेस्टल में सबसे पहले आप अब दो मैं साथ करा रहा हूँ तो करें कि पेस्टल में आएगा, पोर्टर में आएगा। अगर लाइफ साइकिल कम है तो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट के चांसेस जो हैं कि ज़्यादा होंगे। कहीं हो सकता है एक पॉइंट आपका दोनों जगह भी यूज़ हो रहा होगा, वो मैं आपको एनालिसिस में बता दूंगा। आपको एक ही चीज़ में पॉलिटिकल से फेवरेबल भी पॉइंट दे रहा होगा, पॉलिटिकल में अनफेवरेबल भी पॉइंट दे रहा होगा। मैंने वो एनालिसिस आपके लिए बनाई हुई, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको एनालाइज करना है वो चीज़। सक्सेस कम फ्रॉम producing high volumes of reliable components and relatively low prices. NMS produces components in a relatively prosperous country where there is a significant legislation defining maximum work hours and minimum wage rates. मैंने आपको बताया था, आपको पेस्टल में लीगल में और कुछ मिले ना मिले, लेबर लॉज वेजेस आवर्स कहीं पे अभी आपको मिले वो चीज़ ढूंढ के लगा देनी है। यहाँ पे आपको ये क्या चीज़ आई, आपको लीगल के लिए था समझे, पेस्टल के लिए पॉइंट मिल गया। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ढांचा पहले बना लेंगे। अब आपका यहाँ पे होगा क्या,
लेट सपोज ऐसे ही आपका एसबीएल में अगर आ जाता है तो सबसे पहले जो उसने फॉर्मेट मांगा होगा ब्रीफिंग पेपर, लेट सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं ब्रीफिंग टू फ्रॉम सब्जेक्ट, आपने जो है कि डेट और इंट्रोडक्शन डाल देना है, उसमें आपको हेडिंग डाल देनी है। लेट सपोज इसमें मैक्रो या माइक्रो पूछा हुआ है, हम हेडिंग डाल देंगे मैक्रो की, उसमें हमने पेस्टल डाल दिया। उसके बाद हमने माइक्रो या यहाँ पे मार्केट प्लेस पूछा हुआ था, मार्केट प्लेस की हेडिंग डाल के हमने क्या कर देना है, नीचे सारे हेडिंग डाल देनी है भाई, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो जो पॉइंट मिलता गया आप जहाँ जैसे सिनेरियो पढ़ते जाएंगे आप वो डेटा डंप करते जाएंगे। अगर लेट सपोज ये आपने एक्टिविटी 10 मिनट में कर ली, होगा क्या कि आपने पूरा डेटा, रिलेवेंट डेटा, अब क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको डेटा बहुत ज़्यादा मिला होता है, तो आपने उस डेटा में से, पूरे डेटा में से इररिलेवेंट डेटा को हटा के रिलेवेंट डेटा आपने पूरा डंप कर दिया। आप अपने डंप कर दिया, आप उससे ही अपना थोड़ा उसको सजा के कहाँ पे द लगना है, कैसे आपको लेके चलना है, जैसे वो टेक्निक्स आगे चल के हम देखेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई करके आपको डंप करना है। ये चीज़ जो हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे उसको हम क्या करते जाएंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे अपने फॉर्मेट में, अपने ढांचे में क्या है कि वो उसको चीज़ को डालते जाना है भाई। All new components have to be approved by appropriate government approval body in each country that NMS supplies। अब ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पे लीगल के लिए भी आ जाता है और आपके लिए जो न्यू कंपोनेंट्स हैं, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस आपके लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। देख रहे हैं चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस। मैंने आपको बताया था अगर गवर्नमेंट कोई आप जैसे जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, कुछ चाहती है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन अगर होंगी तो जाहिर सी बात है आपके लिए, अगर न्यू एंट्रेंट्स आना चाहेगा तो उसके लिए थोड़ा हार्डल्स तो हैं भाई। आप ठेला नहीं लगाते, जो कोई भी जिसका मन आया तो उसने घर से गुस्से में आके उसने ठेला लगा दिया, समझिए मेरी बात को। अब एक प्रोडक्ट खत्म हो गया, अब दूसरे प्रोडक्ट की बात शुरू हो रही है यहाँ पे। द सेकंड प्रोडक्ट एरिया एज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। एनएमएस ओरिजिनली सप्लाइड फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम। अब ये इन्होंने क्या किया है, फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम क्या किया है, सेल किया है टू अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एंड यूजर सच एज बैंक्स, पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइडर्स एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। कम अपने जो है कि बंदों को शेयर वो किया है, लेकिन उनका जो उनके जो भी कस्टमर हैं उनका एंड यूज़र बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बैंक्स हो गए, जैसे इन्होंने एग्जांपल बताए हुए हैं चीज़ें। NMS recognize the unique requirement of each customer and so it customize its product to meet specific needs and requirement। अब हुआ क्या, इन्होंने सप्लाई तो कुछ ही, उनके कस्टमर तो कुछ ही हुए, लेकिन उनके कस्टमर के जो एंड यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने वहाँ से डेटा गैदर किया और चीज़ों को कस्टमाइज कर दिया। अब इससे इनको क्या फ़ायदा हुआ, they pioneered a modular design which allowed customer to adapt standard system module to fit their exact network requirement। उनमें पता चल गया कि यूज़र की क्या एग्जैक्ट नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, वहाँ से उनको पता चल गई। अब ये कहानी बताई हुई है, आपके डेटा से रिलेवेंट है या नहीं है, आप कैसे समझेंगे वो चीज़ें। अब देखें, तभी मैं आपको वो जो प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी ना, वहाँ पे अगर मैं आपको बोल देता कि ये ऑटोमोबाइल की थी, ये एयरलाइन की थी, ये मैकडोनल्ड की, या आईफोन की शॉट है, वहाँ पे आपको डेटा पीछे से नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको पूरी कहानी बताई हुई है। अब यहाँ पे आपको मसला क्या होगा, आप अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपकी कहानी ये दिमाग में घुसेगी नहीं। आपने पहली लाइन सही से पढ़ी, दूसरी लाइन आपने कम इंटरेस्ट के साथ पढ़ी, तो आपके लिए चीज़ें वहाँ पे समझना सिर्फ डिफ़िकल्ट हो सकती है। तभी मैं बोल रहा हूँ एक तो रिलैक्स माइंड के साथ 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है, ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें आएँ, ताकि कैसे हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। The success of their product led to it being awarded a prestigious government technology award for technological innovation in data communication। भाई अवार्ड मिल गया गवर्नमेंट के साथ, क्या मिल गया, अवार्ड मिल गया आपके लिए। एक और चीज़ फेवरेबल हो गई गवर्नमेंट के हिसाब से। दिस फर्दर एनहेंस द कंपनीज रेपुटेशन एंड enabled it into become a successful niche player in a relatively low volume market with gross margin in excess of 40%। आप क्या बन गए मेरे भाई, रेपुटेशन बन गई और आप नीच प्लेयर बन गए। नीच प्लेयर अभी आपको नहीं पता चलेगा, आगे चल के आपकी स्ट्रेटजी है, नीच स्ट्रेटजी मार्केट की क्या होती है वो भी हम समझ लेंगे आगे। दे ओनली हैव 2 or 3 कॉम्पिटिटर्स इन दिस स्पेशलिस्ट मार्केट। अब इस प्रोडक्ट के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट 2 से 3 ही अवेलेबल हैं। अनलाइक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर देयर इज नो
रिक्वायरमेंट टू सी गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर न्यू नेटवर्क प्रोडक्ट। अब देखें, अब यहाँ पे आपके लिए एनालिसिस थोड़ी डिफिकल्ट भी हो सकती है, थोड़ी इजी भी हो सकती है। दो प्रोडक्ट हैं, दोनों के लिए चीज़ें अलग दी हुई हैं। ऊपर वाले प्रोडक्ट के लिए उन्होंने क्या बताया कि भाई आपका कंपटीशन भी टफ है और आपके लिए चीज़ें गवर्नमेंट का अप्रूवल हर चीज़ चाहिए होती है। अब इस प्रोडक्ट के लिए आप ऐसे एनालाइज भी कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए आपको भाई गवर्नमेंट अप्रूवल न्यू एंट्रेंस उस जो कि कंपोनेंट के लिए हमारे पास एक बैरियर टू एंट्री स्ट्रॉन्ग है। अब इस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास बैरियर टू एंट्री कम है। यहाँ पे अगर आप एक ही पॉइंट लिखेंगे तो आपके लिए जस्टिफाइड है, अगर आपको कोई और नई चीज़ नहीं मिल रही तो दो दो पॉइंट भी आप लिख लेंगे तो इसका आपको, क्योंकि उसने डेटा अगर इस तरीके का दिया हुआ होगा तो आप वहाँ पे एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने रिलेवेंट दिया है। देखें एसबीएल में कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, कोई कैलकुलेशन का नहीं है कि भाई इसका आंसर एंड में 5 आना चाहिए तो 5 आए। वैसे तो एससीसीए इस मॉडल पे नहीं चलता आंसर के हिसाब से भी, वो कैरी फॉरवर्ड मार्क्स कभी भी नहीं काटता। अगर इसका कैलकुलेशन में भी अगर आंसर 5 आना चाहिए था और आपने 6 निकाल लिया और एग्जामिनर ने देख लिया कि इसने ऊपर से गलती की थी, ऊपर वाली एक मार्क काट लेगा। नीचे आपका अगर प्रोसेस में 2-3 स्टेप्स में अगर कोई कैलकुलेशन होनी होती है तो वो आपको वो मार्क्स वहाँ पे देता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप कोई ऐसे नहीं कर रहे कि भाई इसने जवाब गलत निकला, 5 जवाब आना चाहिए तो 5 आया तो भी इसको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो पूरा सवाल इसका गलत है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप कोई एक सही जवाब नहीं हो सकता, बस आपको चीज़ें समझ आना चाहिए और आपको चीज़ों को डिस्कस करना आना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, इस चीज़ से ये होना चाहिए। अब आपकी टेक्निकल नॉलेज होगी। अब इस आप देखें प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऊपर वाले प्रोडक्ट के लिए क्या था भाई, अप्रूवल चाहिए तो उसमें क्या है, बैरियर स्ट्रॉन्ग है न्यू एंट्रेंस के लिए। नीचे क्या बताया हुआ है, अनलाइक, इसने खुद ही कंपैरिजन बताया, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सी गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर न्यू नेटवर्क प्रोडक्ट, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपका बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंस लो होगा और थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस आपका हाई हो रहा होगा। Finally, the complexity of NMS products means their technical support, जो थर्ड इनका प्रोडक्ट है, थर्ड की बिजनेस एरिया, it has an excellent reputation for this support. However, it is increasing difficulty and costly to maintain the required level of support because the company does not have a geographically distributed network of the support engineers. All technical support is provided from its headquarters. This contrasts with the national and international support service of their large competitors. ठीक है, करंट इश्यूज, अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं। NMS currently manufacture 40% of the components used in its product. The rest of components, including semiconductor and microprocessors, are bought in from new selected global suppliers. Serious production problems have resulted from periodic component shortage, creating significant delays in manufacturing, assembly, and customer deliveries. NMS is still relatively immature organization. There are small functional departments for sale and marketing, technical research and development, manufacturing and procurement. रे स्टिल, अब यहाँ से डेटा मैं आपको ढूंढने जा रहा हूँ, कौन सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। रे स्टिल personally undertakes all staff recruitment and staff development. He is finding recruitment of high caliber staff problem with NMS small size geographical location, making it difficult to attract the key personnel necessary for. अब यहाँ पे NMS को क्या मसला आ रहा है भाई, with NMS small size and geographical location making it difficult. NMS की जो एक तो स्मॉल साइज है, अब हम सब चाहते हैं कि भाई हम अच्छी बड़ी कंपनी में जाएं, छोटी कंपनी में नहीं जाएं। जाहिर सी बात है, एक इंसान की अपनी जाहिर सी बात है, वो भी चाहता है कि वो अच्छी कंपनी में उसकी ग्रोथ हो। अब इनको क्या हो रहा है कि इसी हिसाब से लोग नहीं मिल रहे। जियोग्राफिकल, हम चाहते हैं कि भाई अच्छी जगह पे हो, कम से कम कोई सुनसान झंग में ना हो हमारी भाई लोकेशन, हम जहाँ पे काम करें। इसकी वजह से उनको लोग हायर करने में सोशल फैक्टर, यहाँ पे पेस्टल का आपका सोशल फैक्टर ड्यू टू उसकी जियोग्राफिकल एरियाज और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज की वजह से आपको लोग हायर करने में मसले मसाइल आ रहे हैं। यहाँ पे सोशल का पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं ऐसे। तो यही बात है, डेटा आपको बहुत ज़्यादा दिया हुआ होगा, आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ये भी डेटा है, यहाँ पे भी आपको एक आध पॉइंट मशीनरी का आपको मिल रहा होगा। मैं अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट हाईलाइट कर लूँ,
अब इस सिनेरियो में बात की जा रही है कि भाई मशीनरी रे भाई लेने जा रहे हैं जो आपकी एनर्जी सेविंग वाली चीज़ों को करेंगे, जो आपका पेस्टल का एनवायरमेंटल चीज़ों को हिट कर रहा होता है। अब जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है आपका टाइम सेव करने में, मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको चीज़ों को सिनेरियो आपने देखा है और आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि कैसे हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये कुछ आपकी चीज़ें सबसे पहले हैं कि हाईलाइट्स, यही पॉइंट अब हमने पूरा सिनेरियो पढ़ा है, वहीं से पॉइंट आपके कॉपी पेस्टेड है या हाईलाइट किए हुए हैं। क्या है भाई, पॉलिटिकल से क्या कौन सा पॉइंट ढूंढा है भाई, द गवर्नमेंट ऑफ विलेजडोर हैज प्रोमोटेड टेक्नोलॉजी थ्रू ग्रांट्स, टैक्स इंसेंटिव एंड इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट क्या दे रही है भाई, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है और भी पॉइंट द टैक्स क्रेडिट दे रही है, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ हाईलाइट करके आपने ये से पॉलिटिकल का आपने जो एक हेडिंग डाल के आपने क्या करना है, फेवरेबल पॉइंट आपने ढूंढ लिया। There is a significant legislation defining maximum work hours, minimum wage rates, and approval process for products in each country where NMS operates. क्या है, अब यही पॉइंट आप चाहें तो लीगल में भी डाल सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन की बात आ रही है तो लीगली भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो वो मैक्सिमम तकरीबन ये हो रहा होगा, देखिए ना, लेजिस्लेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है ना, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट से ही बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपको साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे ओवरलैपिंग पॉइंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाला रख के यहाँ पे अपना पॉइंट डाल देते, सिर्फ ऊपर वाले को फेवरेबल को रख के, और लीगल में अनफेवरेबल को रख सकते थे। उसी चीज़ को आप नीचे वाला जो लेजिस्लेशन की बात जा रही है वो आप उसको लीगल में भी कर सकते हैं। आप एक पॉइंट कर सकते हैं, अगर आपको लेट सपोज 6 के 6 पॉइंट ढूंढने और आपको कहीं पॉइंट नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट बना के भी कर सकते हैं कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फेवरेबल हो रही है और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ अनफेवरेबल हो रही है। लेकिन अभी हमारा सिर्फ मोटिव है चीज़ें कैसे हाईलाइट करी हुई हैं, ठीक है मेरे भाई। ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल हो गया। इकोनॉमिक में क्या चीज़ ढूंढी थी हमने भाई, सबसे पहले मैंने बताया था इकोनॉमिक डाउन टर्न इन 2010 लेड टू पोस्टपोन्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है चीज़ें आपकी डिले होंगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, घबराए नहीं, मैंने आपको शुरू में मैंने बताया था, एक आध में बताऊंगा तो नीचे इम्पैक्ट भी बताया हुआ है, टेंशन नहीं ले। अब सिर्फ हाईलाइट वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या ढूंढा था हमने, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स ग्रू सिग्निफिकेंटली फ्रॉम। अब देखें यहाँ पे आपने नंबर्स का जो गेम खेला है ना, नंबर्स को ढूंढ के यहाँ पे आपको थोड़े एनालिसिस स्किल, अगर प्रोफेशनल स्किल्स वहाँ पे टेस्ट किए होंगे तो वो भी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। सिर्फ आपने कैलकुलेशन भी नहीं किया, आपने सिर्फ उठा के नंबर्स वाली गेम खेल ली कि भाई क्या हुआ है 33 बिलियन इन 2001 टू 81 बिलियन मार्केट शेयर आपका बढ़ेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम नीचे देखेंगे कि अगर मार्केट की ग्रोथ होगी तो ओवरऑल एक एनएमएस को कैसे फायदा होगा इससे, वो भी हम चीज़ें देख रहे होंगे। एक पॉइंट अनफेवरेबल, अब देखें एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, फेवरेबल के हिसाब से दिया हुआ है, अनफेवरेबल के हिसाब से दिया। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि आपका कोई राइट आंसर नहीं हो सकता। अब एक बच्चे ने सिर्फ फेवरेबल वाले पॉइंट को ढूंढा, दूसरे वाले नेगेटिव को ढूंढा, दोनों अगर लॉजिकल फ्लो में बात करके उसको बताएंगे तो दोनों राइट हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को पता है कि यार जो फेवरेबल देगा मैं उसको ज़्यादा मार्क्स दूंगा, ये नहीं है। अब देखें ना, प्रोफेशनल एग्जाम अगर वो जवाब गलत पे भी मार्क्स नहीं काटता कैरी फॉरवर्ड तो आपकी क्यों काटेगा भाई, अगर उसने सिनेरियो में खुद दिया हुआ है। अनटिल एंड अनलेस आप लॉजिकल बात करके आओगे, अब आपने चीज़ें आपने पॉइंट फेवरेबल का ढूंढा और आप उसको बोलेंगे कि ये चीज़ अनफेवरेबल है, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका लॉजिकल फ्लो ही नहीं बन रहा होगा, आप गलत कर रहे होंगे। आप अगर ऐसा बंड मार रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स कट रहे होंगे। एक तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, अब आप में बस ये चीज़ होनी चाहिए कि यार जाहिर सी बात है अगर मार्केट पूरी बड़ी है तो ये आपके लिए फेवरेबल है अनफेवरेबल है। जाहिर सी बात है जो आप बिजनेस कर रहे हैं और ओवरऑल मार्केट पूरी ग्रो कर रही है तो आपके लिए मार्केट शेयर बढ़ाने के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई आपके लिए। अभी शॉर्ट पढ़ के आए हैं, क्या है ये, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी अपनी अवेल कर सकते हैं। सोशल में क्या करा था भाई, एनएमएस स्ट्रगल विथ अट्रैक्टिंग हाई कैलिबर स्टाफ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट की पर्सनल रिक्रूटमेंट इश्यूज। भाई अनफेवरेबल पॉइंट था सोशल के हिसाब से। टेक्नोलॉजिकल में मैंने शायद हाईलाइट नहीं करवाया था, अब हाईलाइट देखते हैं क्या किया हुआ है। एनएमएस इज इन्वेस्टेड इन R&D pioneering मॉड्यूलर डिजाइन इन अ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड विनिंग अ टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इनोवेशन।
ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई थी कैसे ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, लेकिन हम पढ़ के गए थे कि आपने टेक्नोलॉजिकल आपने अवार्ड जीता हुआ है भाई, ये आपके लिए क्या चीज़ है, फेवरेबल है। द मेच्योरिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स आर शॉर्टर, एंड ये मैंने आपको बताया था सब्सिट्यूट का कैसे दोनों पॉइंट कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये क्या है कि कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग हाई वॉल्यूम्स रिलायबल कंपोनेंट्स लो प्राइस। मैच्योरिटी हो रही है तो टेक्नोलॉजी का ये जो पॉइंट है आपका अनफेवरेबल ट्रीट हो रहा होगा। कैसे होगा, इम्पैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। इन्वायरमेंटल में क्या है, इन्वायरमेंटल में आपको बताया था नीचे वाला पैराग्राफ में जहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं किया था कि द न्यू मशीन परचेज बाय एनएमएस इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एनर्जी सेविंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन देयर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एनर्जी सेविंग ये आपके लिए फेवरेबल है। कैसे फेवरेबल है, हम इम्पैक्ट में नीचे देख रहे होंगे, आप वहाँ पे हाईलाइट करके खुद से ये चीज़ आइडेंटिफाई करिएगा, क्योंकि टाइम की वजह से भी मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे और हमें वो एक जो है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का भी आज ही पास्ट पेपर टेकल कर रहे हैं ताकि हमारी चीज़ें साथ साथ कवर होती जाएं। लीगल में क्या था, एनएमएस मस्ट ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ऑल कंपोनेंट्स व्हिच इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये भी चीज़ हमने वहाँ पे हाईलाइट की थी कि आपको उसके लिए अप्रूवल चाहिए। आपने एक ही कंपोनेंट पे रख के बात की ज़रूरी नहीं है, आप नीचे वाले कंपोनेंट पे भी रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतनी मैं कर सकता हूँ आपके साथ लंबी, क्योंकि मुझे आपको चीज़ें समझानी है, लेकिन एग्जाम में आप लंबी नहीं करेंगे मेरे भाई। समझ आ रही है बात। अब आपको टेंशन हो रही थी इतनी देर से कि भाई इम्पैक्ट कहाँ आएगा, अब हम समझते हैं जो जो चीज़ें हमने हाईलाइट की उनको इम्पैक्ट वाइज कैसे होंगी। अब पॉलिटिकल में हमने जो फेवरेबल पॉइंट ढूंढा, क्या, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ एलिडोर हैज प्रोमोटेड टेक्नोलॉजी थ्रू ग्रांट्स एंड टैक्स इंसेंटिव्स। यहाँ पे थोड़े शॉर्ट किए हैं, ऊपर में थोड़े डेप्थ में थे। इम्पैक्ट क्या आएगा भाई, पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन R&D। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट खुद आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी जाहिर सी बात है उसमें आपकी भी मोटिवेशन होगी, आपको इंकरेजमेंट मिलेगी कि भाई मुझे करना है खर्चा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको पता है ऐसी चीज़ें, अगर आप इनोवेट आपका प्रोडक्ट नहीं बना तो आपका वो चीज़ एक्सपेंस बन जाएगी, आपके लिए वो संक कॉस्ट बन जाएगी। उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट के हिसाब से भी आप स्टेबल नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं डगमगाएंगे, यार मैं खर्चा कर भी लूँ, ऐसा ना हो प्रोडक्ट बना भी लूँ, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ना मिले। अब यहाँ पे आपको इंकरेजमेंट मिल रहा है कि यार गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है, बस हमें अच्छी चीज़ बना लेनी है, आप R&D पे खर्चे करने के लिए आप विलिंग होंगे। अनफेवरेबल में क्या देखा था, रेगुलेटरी जही, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हम इम्पैक्ट देखते जा रहे हैं। अब क्या है भाई, इंक्रीज ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, स्लोइंग डाउन टाइम टू मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स। भाई किसके लिए, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन ऑन वर्क आवर्स, मिनिमम वेजेस एंड प्रोडक्ट अप्रूवल। अब अगर आपको हर चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए होगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेंगी तो फिर आप काम शुरू करेंगे, इसमें आपका क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी, चीज़ें डिले होती जाएंगी, इस तरीके से इसका इम्पैक्ट आ सकता है आपका। इकोनॉमिक में क्या पॉइंट हमने ढूंढा था भाई, अनफेवरेबल इकोनॉमिक डाउन टर्न्स क्या था, द 2010 इकोनॉमिक डाउन टर्न लेस टू पोस्टपोन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस डिमांड फॉर एनएमएस प्रोडक्ट्स इम्पैक्टिंग रेवेन्यू ग्रोथ। जाहिर सी बात है अगर टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव हो रही होंगी, हमारा रेवेन्यू कम होता जाएगा। अगर हम चीज़ों में टेक्नोलॉजी में R&D में पोस्टपोन आएगा, हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिले हो जाएंगी, और जाहिर सी बात है हम अपनी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होंगे उस हिसाब से। अब फेवरेबल क्या था भाई, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स ग्रू सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 33 बिलियन। ये जो था मार्केट ग्रो कर रही थी, provides a larger market opportunity for NMS boosting potential sales and expansion। जाहिर सी बात है मार्केट ग्रो करिए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, उस मार्केट को आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो आई है उसको अवेल करने के लिए। सोशल में क्या था मेरे भाई, अनफेवरेबल रिक्रूटमेंट इश्यूज आ रहे थे भाई, डिफिकल्ट इन अट्रैक्टिंग हाई कैलिबर स्टाफ ड्यू टू एनएमएस स्मॉल साइज एंड रिमोट लोकेशन। इम्पैक्ट क्या है, limits NMS ability to scale and innovate, potentially impacting product quality and growth। जाहिर सी बात है आपको आपके प्रोडक्ट के लिए लेबर ही नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है आपकी चीज़ें, आप ऑपरेशंस आपके स्टॉक हो जाएंगे, आप चीज़ों में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए, आपके इनोवेशन में भी आपके मसले मसाइल आएंगे, जाहिर सी बात है ये इस तरीके से आपका इम्पैक्ट होगा।
अभी ये हमने जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ऐसे जर्नली देख रहे हैं, पूरा पूरा आपका आंसर ऐसे नहीं बनेगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि हमने चीज़ों को हाईलाइट कैसे करना है, उनका इम्पैक्ट ऐसे वर्डिंग वाइज समझ रहे हैं। पूरा पूरा हम समझेंगे जब हम एसबीएल के पास पेपर करेंगे इस टाइम। आपको शायद लग रहा होगा ऐसे ही फ्लो में जा रहे हैं, लेकिन आप जब खुद करने बैठें, अगर ये चीज़ खुद से निकल रही है आपके लिए तो बेस्ट है भाई। आप कोई बच्चा ये बेस्ट वाला पॉइंट ले पाएगा, किसी किसी को बहुत ज़्यादा को ये सफ़र होगा, आपके लिए हार्डल्स होंगे। तो आपको इस चीज़ को कैसे कवर करना है, 2-2 3-3 बार चीज़ों को पढ़ना है, जब तक समझना है आपको पढ़ना है सिनेरियो की कैसे आप ढूंढ पा रहे हैं नहीं। और इसी पहले पास पेपर से आप अपनी आदत बनाते जाएंगे, जब 18-20 ऐसे करके जाएंगे तो आपको एसबीएल के पास पेपर में कहीं पे भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। उसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल को। फेवरेबल इनोवेशन एंड R&D क्या है भाई? NMS इन्वेस्टमेंट इन R&D हैज लेड टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सच एज द मॉड्यूलर डिजाइन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्या था भाई इनका इम्पैक्ट? स्ट्रेंथ NMS मार्केट पोजीशन एंड रेपुटेशन लीडिंग टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखें गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको भाई मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, इससे होगा क्या, मार्केट में आपका नाम बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एज आपको जाहिर सी बात है इस चीज़ से मिल रहा होगा। अब अनफेवरेबल में क्या था मेरे भाई? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द मेच्योरिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज शॉर्टर। क्या होगा इससे? अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्टर है तो क्या होगा इम्पैक्ट? रिक्वायर्स कंटिन्यूस इनोवेशन। अब कंटिन्यूस इनोवेशन भाई ऐसे तो नहीं होगी, क्या होगा? टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजिंग R&D कॉस्ट। भाई एक तो चीज़ें, या तो आपने एक चीज़ अब बना ली फिर सालों साल चलती रहेगी। अब आपने एक बार R&D पे खर्चा कर लिया, लेकिन आपकी मार्केट या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट है, तो आपको हर साल नया प्रोडक्ट निकालना है, या जो आपका ड्यूरेशन होगा उसमें आपको नया प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है। तो उसमें जाहिर सी बात है खर्चा होगा तो आपके अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो रहे होंगे। तो ये इस सेंस में आपका इम्पैक्ट आ रहा है। इन्वायरमेंटल में क्या है मेरे भाई? फेवरेबल एनर्जी सेविंग, जो मशीन न्यू ली थी वो एनर्जी सेव करेगी, तो उसमें क्या, एनएमएस न्यू मशीन ऑफर्स पोटेंशियली एनर्जी सेविंग कंट्रीब्यूटिंग टू कॉस्ट एफिशिएंसी। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग टर्म। जाहिर सी बात है अगर आपकी न्यू मशीन आएगी आपका वेस्ट कम होगा। एक तो आप एनवायरमेंटल के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे ही बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा इस हिसाब से भी होगा। जाहिर सी बात है आप उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कार्बन वेस्टेज में आप कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट में अगर शो कर रहे होंगे, जो ग्रीन कस्टमर या कंज्यूमर जो आपके अगर रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे वो आपकी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आपका कॉम्पिटिटर ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा होगा तो गवर्नमेंट भी आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी अगर आप रिड्यूस कार्बन की तरफ जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल में हम यही फैक्टर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी सेविंग हमारे सस्टेनेबल वर्ल्ड को बनाने में क्या किरदार अदा कर रही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फेवरेबल आपको पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। लीगल में क्या है मेरे भाई? अनफेवरेबल प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस, द नीड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल्स फॉर ऑल कंपोनेंट्स इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, स्लो डाउन प्रोडक्ट्स लॉन्चेस, रिड्यूसिंग मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस। जाहिर सी बात है आपको इनोवेशन वाले बिजनेस में आपको गवर्नमेंट अप्रूवल में अगर इतना टाइम लग गया, वो आपका प्रोडक्ट ही ऑब्सलीट हो गया, आपकी मार्केट ही जाहिर सी बात है उस चीज़ की ख़त्म हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में देर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका अगर कॉम्पिटिटर उसको पहले से अवेल कर लेगा तो आप कॉम्पीट ही सही से नहीं कर पाएंगे। आज आपके लिए इस तरीके से मसले मसाइल हो रहे होंगे। तो हमने अभी इसमें क्या देखा है? सिर्फ अभी तो हमने पेस्टल को देखा है। अब हम पोर्टर की ही ऐसे देख लेते हैं कि कैसे कौन से पॉइंट और कौन से थे, हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, क्या क्या चीज़ें हमें हाईलाइट कैसे करनी थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाईलाइट्स क्या क्या किए हुए हैं चीज़ें। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, लार्ज OEM कस्टमर, NML सेल्स primarily to large international OEMs who have significant bargaining power due to their size and market presence। जाहिर सी बात है OEMs की, और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा था? 40%। यहाँ पे आप उस पॉइंट को भी ऐसे कर सकते हैं कि 40% उनके सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या था भाई? सप्लायर डिपेंडेंसी, NMS रिलाइज ऑन फ्यू ग्लोबल सप्लायर फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट। अब 2 कंपोनेंट दिए हुए थे ना, जहाँ पे आपको अच्छा समझ आए आप वहाँ का पॉइंट उठा के आपको जो इजी लगे वो आप दे सकते हैं। दूसरे वाले पॉइंट में उसको बताया था वहाँ पे कि
जो है कि मिनिमम सप्लायर थे, फ्यू सप्लायर थे लाइक सेमी कंडक्टर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर लीडिंग टू पोटेंशियल सप्लाई चेन रिस्क। जाहिर सी बात है आपने सप्लायर कुछ ही रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पे ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज आ सकती है। इस वे में भी आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं। थ्रेड्स ऑफ न्यू इंटेंट्स यहाँ पे कैसे बताया भाई, बैरियर्स टू एंट्री, द नीड फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट अप्रूवल्स आर हाई बैरियर्स टू एंट्री। ऊपर वाले सिर्फ कंपोनेंट के बारे में बताया कि भाई गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए, तो यहाँ पे आपका बैरियर्स टू एंट्री हाई है। Threats of substitute, technological substitution, the rapid pace of technological investment and shorter product life cycle increases the threat of substitution। मैंने यही बताया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने टेक्नोलॉजी में भी ये चीज़ यूज़ कर ली पेस्टल के, और यहाँ पे थ्रेड्स ऑफ जो है कि आपका सब्सिट्यूट है वहाँ पे भी कर लिया कि अगर आपका प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ही कम है तो सब्सिट्यूट का जो रिस्क है वो हमारा थ्रेड्स ऑफ सब्सिट्यूट ज़्यादा है, हाई है। कॉम्पिटेटिव राइवलरी, नीच मार्केट का पॉइंट था भाई मेरे। एनएमएस ऑपरेट्स इन नीच मार्केट विथ ओनली 2 or 3 competitors in the network management system area. However, the competitive landscape is intense due to specialized nature of their product. तो ये कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से आपका पॉइंट बन गया कि कैसे जो है कि इम्पैक्ट क्या आएगा। अब इन चीज़ों का हम नीचे देख रहे होंगे, ये हाईलाइट करनी थी चीज़ें आपको। अब हाईलाइट की हुई चीज़ों का इम्पैक्ट क्या आएगा भाई। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स या कस्टमर, हाई पावर लार्ज OEM कस्टमर, एनएमएस प्राइमरी कस्टमर और लार्ज इंटरनेशनल OEM हुए सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, वही ऊपर वाला हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इम्पैक्ट को फोकस करेंगे। पुट्स प्रेशर ऑन एनएमएस टू कीप प्राइसेस कम्पिटेटिव, प्राइसेस पे भी कर सकता है कि भाई नहीं बढ़ाओ प्राइसेस। अब हम मजबूर बन जाएंगे एनएमएस होने, अगर हम एनएमएस हैं तो मजबूर हो जाएंगे कि यार हमारी सेल्स का 40% हमारा जो है कि घर का जो है कि हमारा आय यहाँ से रहा है, तो इसकी जो है कि बात माननी पड़ेगी। पोटेंशियली स्क्यूसिंग प्रॉफिट मार्जिन, जाहिर सी बात है अगर हमारी प्राइसेस भी नहीं बढ़ाने देगा, हमसे डिस्काउंट भी ज़्यादा लेगा तो हमारे प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो रहे होंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, भाई क्या होगा, हाई पावर सप्लायर डिपेंडेंसी। कैसे, एनएमएस रिलाइज ऑन फ्यू ग्लोबल सप्लायर्स फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स लाइक सेमी कंडक्टर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। इम्पैक्ट, इंक्रीज सप्लाई चेन रिस्क, एक तो सप्लाई चेन का रिस्क आ सकता है भाई। 2-3 ही आप डिपेंडेंट हैं सप्लाई जो है कि सप्लायर्स पे, कहीं मसला मसाला हो गया अगर 2-3 के साथ तो हमारी पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटी हिट हो सकती है। leading to potentially delays and higher costs which can impact NMS operational efficiency। यही बताया, अगर मसले मसाइल हो गए उनके साथ तो हमारा ओवरऑल हमारा लॉन्ग टर्म में मसले मसाइल हो सकते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक्टिविटीज़ को लेके। थ्रेड्स ऑफ न्यू इंटेंट्स, लो पावर बैरियर्स टू एंट्री, लो पावर ओवरऑल लो पावर है, बैरियर्स टू एंट्री क्या है, हाई बैरियर्स ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस। जाहिर सी बात है, एक तो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपकी मेरे भाई, और गवर्नमेंट अप्रूवल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सीधी सी बात है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना ऐसे कोई हलवा काम नहीं है। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, प्रोटेक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, प्रोटेक्ट्स एनएमएस फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग द मार्केट मेंटेनिंग देयर मार्केट शेयर। अगर जाहिर सी बात है कोई नया मार्केट में बंदा आएगा, नया कॉम्पिटिटर आएगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट ले ही जाएगा ना वो यार, एक दो जो है कि कस्टमर हमारे ले जाएगा, क्योंकि बैरियर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो नए बंदे के लिए आना भी मुश्किल है। तो इस वजह से हमारे लिए ये चीज़, एनएमएस के लिए ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव है मेरे भाई। थ्रेड्स ऑफ सब्सिट्यूट क्या है मेरे भाई, हाई पावर। क्यों, टेक्नोलॉजिकल सब्सिट्यूशन की वजह से, द फास्ट पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंक्रीजिंग द थ्रेड्स ऑफ सब्सिट्यूट। इम्पैक्ट क्या है भाई, फोर्सेस एनएमएस टू कंटिन्यूसली इनोवेट टू रिमेन रिलेवेंट, इंक्रीजिंग R&D एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है फोर्स करेगा भाई, इनोवेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, क्या आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट आ जाएगा, अल्टीमेटली आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। कॉम्पिटिटिव राइवलरी में क्या है मेरे भाई, हाई पावर नीच मार्केट। कैसे, डिस्पाइट ऑपरेटिंग इन अ नीच मार्केट विद अ फ्यू कॉम्पिटिटर्स द राइवलरी इज इंटेंस ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कैसे, लीड्स टू प्राइस वार्स एंड प्रेशर टू कंटिन्यूसली इनोवेट व्हिच कैन
इरोड प्रॉफिट्स मार्जिन एंड मार्केट शेयर। इरोड का मतलब होता है आपके खराब कर देगा, प्रॉफिट को कम कर देगा, आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कुछ सप्लायर हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट स्पेशलाइज नेचर की वजह से आपका वहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्राइस वॉर्स हो रही होंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेडिसिन का, समझाते हुए कि भाई 2-3 स्टोर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई आ जाओ, वो बोलेगा मैं 5 रुपये कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगी, प्राइस वॉर्स चल रही होंगी, तो उस वजह से प्रेशर या पावर जो है कि हाई हो रहा है इस सेंस में। अब हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखा इम्पैक्ट के साथ भी, आज मैंने बताया। वैसे अगर जो बच्चा समझदार होगा, यहाँ से भी जो है कि इम्पैक्ट बताया इनसे ही। अब आपको जो है कि ना 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ बना के इनसे ही अपने हिसाब से पॉइंट पूरा पूरा बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा बना लेता है और मुझे प्रेजेंट करके दिखा देता है तो मैं चेक कर लूँगा और जेन्युइन फीडबैक भी आपको दे दूंगा कि हाँ बच्चा है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं या कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो अगर आपका, ये अब आपके ऊपर है, अगर आप कोई ऐसा मुझे इनपुट देंगे तो मैं उसका आउटपुट मैं टाइम निकाल के उस पर आपको फीडबैक प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ बच्चा आपने यहाँ पे अच्छा किया है, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आपने ओवरऑल बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो अगर ये आप कर सकते हैं, मैंने आपको इम्पैक्ट भी बता दिया। ऐसे ही भले जब आपको देख देख के ना आप इसको थोड़ा रीड्राफ्ट करके पूरा एक सेंटेंस, आपको इम्पैक्ट भी वहीं पे आपने आइडेंटिफाई किया, वही सेंटेंस मुझे चाहिए, वहीं कंटिन्यू करके आप दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क समझ लें या एक्टिविटी समझ लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आप अपने हिसाब से आपका जो इनपुट मिल रहा होगा उससे आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही होंगी और आप खुद से करना सीख रहे होंगे कि भाई कैसे मुझे एसबीएल में आंसर को प्रेजेंट करना है। तो आज हमने जो देख लिया है, वैल्यू चेन एनालिसिस को देख लिया हमने, शॉर्ट एनालिसिस देख लिया हमने, पोर्टर 5 फोर्सेस और पेस्टल की हमने पास्ट पेपर देख लिए, और हमने एनालिसिस भी देख लिए। और हम अब क्विकली कोशिश करते हैं, अब आपको पता है कि चीज़ें हमें आइडेंटिफाई कैसे करनी है। हम जो है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का जो है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपने पहला, मुबारक को हमने जो है कि किट भी शुरू कर लिया, पास्ट पेपर हमने देख लिया। अब आपका न्यू जो ये है, ये सवाल है इंडिपेंडेंट लिविंग, ये आपसे पर्टेन करता है वैल्यू चेन एक्टिविटीज से। रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं, क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है। एनालाइज दी रिक्वायर्ड से सबसे पहले पढ़ते हैं, आई एल फेयर फॉर इट्स फ्यूचर एंड हैज डिसाइडेड टू रिव्यू इट्स वैल्यू चेन टू सी हाउ इट कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एज। मैंने बताया था पोर्टर ने, भाई साहब ने वैल्यू चेन का मॉडल लाया क्यों था कि अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या आपके प्रॉफिट्स बढ़ें, उसके लिए है आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिले। आप अपनी एक्टिविटीज़ को देख के, कि वैल्यू चेन में हम देखते क्या है कि आपके प्रोडक्ट के लिए वो कौन सी चीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। अब हम जल्दी में सिनेरियो को पढ़ लेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट हम देखते हैं क्या कि एनालाइज द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द वैल्यू चेन फॉर द प्रोडक्ट रेंज एट आयल। यहाँ पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। नीचे क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट ऐसे ही दी, इससे ही रिलेटेड दिए, वॉल्यूट व्हाट चेंजेस आई एल मेक इंडिपेंडेंट लिविंग माइट कंसिडर टू दी primary activities in the value chain to improve their competitiveness while continuing to meet their charitable objectives। यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एनालाइज मतलब आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, क्योंकि एनालाइज में वैसे हम ये भी करते हैं कि शायद बता देते कि ये बेहतर होता है कुछ, लेकिन क्लियर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक नर की, क्योंकि नीचे उसने रिलेटेड उससे बताया कि जो है उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए। टोटल इसने देखे ना 25 मार्क का उस टाइम का सवाल पूछा है। अब एनालाइज में मैं उसको ये भी आइडेंटिफाई भी करके दूं, उसको ये भी करके दूं, टेक्निकली ये 25 मार्क को मैं सिर्फ 10 में ही करूं तो मेरा कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। तो हम जल्दी में सिनेरियो को लपेट लेते हैं कि भाई है क्या, मैं अपने आपको अपने साथ पढ़ा लेता हूँ एक बार, फिर आप अपने हिसाब से अपने खुद से यहाँ से चीज़ें खुद से करनी है आपको। पास्ट पेपर यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी है मेरे भाई आपको। अगर यहाँ से करेंगे, थोड़ा अभी टफ टाइम देख लेंगे तो आगे चल के आपको मुश्किलात इंशाल्लाह नहीं होंगी। IL Independent Living is a charity that provides living aids to help elderly and disabled people live independently in their own home। क्या है भाई, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो है कि बूढ़ों को और जो डिसेबल्ड बंदे हैं उनको अपॉर्चुनिटी क्या देती हैं कि इंडिपेंडेंटली वो रह सकें। These aids includes walkers, wheelchairs, walking frames, crutches, mobility scooters,
बाथ लिफ्ट एंड बाथरूम एंड बेडरूम एसेसरीज, ये इनकी एक प्रोडक्ट लाइन है जो जो ये चीज़ सेल करते हैं. IL aims to employ people who would find it difficult or impossible to work in conventional office or factory. IL's charitable aim is to provide opportunity for several disabled people to work with dignity and achieve financial independence. IL currently, IL का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट लिविंग मेरे भाई, समझा चुका हूँ पिछले वाले पास पेपर में. 200 severely disabled people and 25 able-bodied people at its premises on an all discuss एयरफील्ड साइड पे भाई ये काम कर रहा है भाई इन्होंने. द फॉर्मर एयरक्राफ्ट हैंगर्स क्या होते हैं? जिसमें जो आपके हवाई जहाज बने नहीं होते फिल्मों में आप देखते हो तकरीबन, जो है कि अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो जहाँ पे हवाई जहाज को जो है कि अंदर वहाँ पे खड़े होते हैं उनको बोला जाता है एयरक्राफ्ट हैंगर्स. हैव बीन टर्न्ड इनटू आइदर प्रोडक्शन और स्टोरेज फैसिलिटीज, उनको इन्होंने कन्वर्ट किया है या सिनेरियो को समझ रहे हैं यहाँ पे कि भाई हो क्या रहा है. All of which have been adapted for severely disabled people. ठीक हो गया. Similar items such as, अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो रहा है. अपनी डेफिनेशंस को याद करें, अपनी डेफिनेशंस को याद करें कि इनबाउंड की क्या थी, आउटबाउंड की क्या थी, ऑपरेशन क्या था. आप वो सारी चीज़ें याद करें. एक बार सिनेरियो पढ़ लेंगे, मैं डायरेक्टली आपको अपनी एनालिसिस पे लेके चला जाऊँगा. Similar items such as walking frames and crutches are manufactured here. These are relatively unsophisticated products manufactured from scrap metals bought from local scrap metal dealer and stored on it. These products require no testing or training to use, and they are packaged and stored after manufacture. IL uses its own lorry to make collections of scrap metals, but the lorry is old, unreliable, and will soon need to be replaced. अब देखें क्या प्रोसेस है. सिंपल प्रोसेस चल रहा है कि क्या वो करते हैं कि अब खुद बना रहे हैं एक ये प्रोडक्ट जो है कि आउटबाउंड के लिए लॉरी यूज़ हो रही है. यहाँ पे आपको ये चीज़ पिक करनी है कि क्या चीज़ है, प्रोसेस कैसे हो रहा है. बिल्कुल लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स आइटम्स सच एज मोबिलिटी स्कूटर एंड बाथ लिफ्ट्स आर बॉट इन बल्क फ्रॉम सप्लायर एंड स्टोर्ड इन द हैंगर्स. Delivery of these items to IL is organized by their manufacturer. These products are stored until they are ordered. When an order is received for such products, the product is unpacked and tested. An IL transfer logo is then applied, and the product is repackaged in an original packaging material with an IL label attached. It is then dispatched to the customer. Some inventory is never ordered, and last year IL had to write off significant amount of obsolete inventory. पढ़ रहा हूँ मसले आप खुद आइडेंटिफाई करता जाएं कि क्या हो रहा है. मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद ये आपके पास किट अवेलेबल होगी, आप हाईलाइट करेंगे चीज़ों को, कौन सी रिलेवेंट चीज़ें हैं आपके लिए. All goods are sold at cost plus margin to cover wages and administrative costs. Prices charged are the same whether goods are ordered over the web or by telephone. Customer can also make a further voluntary donation to help support IL if they wish to. About 30% of customers do make such donation. क्योंकि चैरिटेबल है तो ये डोनेशन भी वहाँ से इनको मिलती है. अच्छा है भाई, अच्छा बनाया हुआ ये भी. ऑर्डरिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस, अब आपको ये बायफर्केट करके भी इन्होंने दे दिया कि ऑर्डरिंग एंड मार्केटिंग, यहाँ पे आप मार्केटिंग एंड सेल्स का चीज़ को, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को पॉइंट यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं. IL मार्केट्स इट प्रोडक्ट्स बाय प्लेसिंग सिंगल साइडेड प्रोमोशनल लीफलेट्स इन हॉस्पिटल्स. क्या कर रहे हैं मार्केटिंग, आप देख लें. डॉक्टर सर्जरीज एंड local social welfare department. This leaflet provides information about IL and gives the direct phone number and a web address. Customers may purchase products by ringing IL directly or by ordering over their website. देखें प्रोसेस कैसे चल रहा है इनका. The website provides product information and photos of the product which are supplied by IL. It also has a secure payment facility. बेहतरीन है. However, customer who ring IL directly have to discuss product requirements and potentially purchase with sales staff over the phone. Each sales discussion takes on average
10 minutes and only 1 in 2 contacts result in a sale. ठीक है मेरे भाई. 20% of sales are through their website, up from 15% last year, but many of their customer are unfamiliar with the internet and do not have access to it. Okay. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अगर नहीं कर पा रहे तो अपनी डेफिनेशन को सबसे पहले याद करें कि इनबाउंड की क्या है, आउटबाउंड क्या है. मैं आपको पूछूंगा कि यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी की पूछी हुई है, सपोर्टिंग तो आपकी पूछी नहीं है, तो आपको कम से कम प्राइमरी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. Goods are delivered to customer by National Courier Service. Service and support for the bought and products, mobility scooter, bath lifts are supplied by the original manufacturer. ठीक है मेरे भाई. Commercial competitor. IL is finding it increasingly difficult to compete with commercial firms offering independent living aids. Last year, the charity made a deficit of 160 and it had to sell some of its airfield land to cover this. Zabardast. Many of the commercial firms it is competing with have sophisticated sales and marketing operations and then arrange delivery to customers directly from manufacturer based in low labor cost countries. आपके लिए मैंने सारा सिनेरियो पढ़ लिया है. अब आप चीज़ें आपको डेफिनेशन याद होंगी तो आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अब ये है कि मैं खुद आइडेंटिफाई करूँ वो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो में भी वो चीज़ें कट हो जाएंगी, तभी मैं आपके लिए पढ़ता जा रहा हूँ ताकि आपके लिए आपका सिनेरियो सामने हो. आपको करना ये है कि फ्रेश जो होगा मैंने जिस पे हाईलाइट कर लिया, आपको किट जो फ्रेश आपको प्रोवाइड की जाएगी उस पर आपको काम की चीज़ें हाईलाइट करनी है. कैसे करनी है, ये जो शुरू वाले सवाल आते हैं आप इनको पहले भले ऐसे पढ़ लेंगे, फिर आप जवाब पढ़ लेंगे जवाब पढ़ लेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको एनालाइज क्या करना है. सवाल जवाब करना है, फिर आप जाके एंड में प्रैक्टिस करेंगे कि भाई हाँ अब मैं जवाब देखे बगैर चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. अब जो अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको बेसिकली हाईलाइट करनी थी. पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एनालाइज द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन फॉर द प्रोडक्ट रेंज एट IL. सबसे पहले क्या आती है भाई, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. सिमिलर आइटम्स के बारे में कुछ डिस्कशन की हुई थी मेरे भाई. IL sources scrap metal locally to manufacture basic products like walking frames and crutches. These raw materials are stored on site, but the logistics are inefficient as they rely on an old, unreliable lorry for transportation. लॉरी का डिस्कशन था कुछ भाई, यही डिस्कशन आपने करनी है. अब लार्जर आइटम के आप भले एक पे भी डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इजी है तो आप दूसरे पे भी कर लें. मोबिलिटी स्कूटर्स एंड बाथ लिफ्ट्स आर purchased in bulk and stored in the hangars until ordered. The inbound logistics for these items are more organized, with manufacturer handling the inventory handling the delivery to IL. इस पॉइंट को आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं. ऑपरेशन में क्या बताया हुआ है मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाउस, यही बताया हुआ था. यूजिंग स्क्रैप मटेरियल, वहीं से चीज़ें कॉपी पेस्टेड है मेरे भाई. दिस लो कॉस्ट बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलाइन विद IL चैरिटेबल मिशन. IL चैरिटेबल है उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन क्या है, बट मेनी कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी. जाहिर सी बात है आप यूज चीज़ों से बना रहे हैं. एक तो आप देखें ना, आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिसेबल्ड पीपल के लिए बना रहे हैं. आप उस पर यूज़ पे बना रहे हैं. एफिशिएंसी उन चीज़ों की क्या होगी, अल्लाह ना करे उन चीज़ों की एफिशिएंसी ऐसी हो पहले ही डिसेबल्ड है उनके साथ और मसले मसाइल ना हो, तो इस सेंस में आप डिस्कस कर सकते हैं. असेंबली एंड पैकेजिंग, all products both manufactured and bought and undergo unpacking, testing, repackaging and labeling. This adds value by ensuring quality control, but it may also introduce delay and additional cost. जाहिर सी बात है, ठीक है आप पैकेजिंग अनपैकेजिंग कर रहे हैं, आपको क्वालिटी भी चेक हो रही है चीज़ों की, लेकिन जाहिर सी बात है उस चीज़ की एक कॉस्ट भी तो लग रही है ना भाई. अनपैकेजिंग आप डायरेक्ट सप्लायर को बता दें, इस पर इम्प्रूवमेंट में हम चीज़ को डिस्कस करेंगे. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है मेरे भाई, डिलीवरी टू कस्टमर. द फाइनल प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर यूजिंग नेशनल कुरियर सर्विस. फॉर स्मॉलर आइटम, फॉर लार्जर आइटम द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर मैनेज द डिलीवरी. द रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी कुरियर्स इंश्योर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बट में रिड्यूस IL कंट्रोल्स ओवर द कस्टमर एक्सपीरियंस. अब इसमें हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, छोटा एनालिसिस पॉइंट भी दिया हुआ है कि भाई हाँ अगर ये हो रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है IL को ये मसला हो सकता है.
मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या कर रहे थे भाई, प्रोमोशनल एफर्ट्स। आईएल यूजेस बेसिक प्रोमोशनल मेथड लाइक लीफलेट्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। द मार्केटिंग इज अ लो कॉस्ट बट लिमिटेड इन रीच एंड इफेक्टिवनेस, पर्टिकुलरली गिवन द कॉम्पिटिटर सफोस्टिकेटेड मार्केटिंग ऑपरेशन। जाहिर सी बात है आप अभी भी ओल्ड थ्योरीज पे चल रहे हैं मेरे भाई। सेल्स चैनल क्या बनाया हुआ है मार्केटिंग में मेरे भाई, कस्टमर्स कैन ऑर्डर प्रोडक्ट्स वाया फोन और ऑनलाइन, दाउ द वेबसाइट इज अंडर यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ सेल्स। आपका जो है कि चैनल क्या है सेल्स का, फ़ोन से हो रही है, आपकी वेबसाइट भी है वो अंडर यूटिलाइज है, आपको सिर्फ 20% वहाँ से आ रहा है। भाई क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई उस पर। The sales process time consuming requiring multiple customer interaction to close sales which में हैंडर एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है आपका वहाँ पे सिनेरियो बताया कि यूज़र्स जो है कि इंटरनेट का भी नहीं पता, तो आप कोई वे आउट निकालेंगे उस चीज़ का, वो हम कहाँ पे देखेंगे, इम्प्रूवमेंट्स में देखेंगे। अभी तो आपने सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई करा है और छोटा छोटा पॉइंट डाल दिया कि भाई हाँ ये चीज़ें, इसका कोई एनालिसिस का ये इम्पैक्ट या पॉइंट आ सकता है। सर्विस में हमने क्या देखा, आफ्टर सेल सर्विस आईएल प्रोवाइड्स कस्टमर सर्विस बट टेक्निकल सपोर्ट फॉर लार्ज आइटम इज हैंडल्ड बाय मैन्युफैक्चरर while this reduce IL operational burden। ठीक है, it might create a disconnect in customer service qualities। ऐसी बात है आपको नहीं पता चल रहा, जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो थर्ड पार्टी का हो रहा है, आईएल का खुद का नहीं हो रहा कुछ इसमें एक्सपीरियंस कि भाई कस्टमर की आखिर नीड क्या है, वो एक्सपीरियंस कस्टमर यहाँ पे मिस कर रहा है आईएल। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट दूसरी क्या है, एवोल्यूट व्हाट चेंजेस आईएल माइट कंसीडर टू प्राइमरी एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन, इंप्रूव देयर कॉम्पिटिटिवनेस व्हाइल कंटिन्यूइंग टू मीट देयर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं कहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इनबाउंड में क्या है मेरे भाई, अपग्रेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। IL should consider upgrading its logistic infrastructure, particular the transportation vehicles। जाहिर सी बात है उनकी क्या हो रही थी मेरे भाई, लॉरी जो हो रही थी, क्या क्या है मेरे भाई, द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा पेन इशू कर रहा है। द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, उनकी लॉरी पुरानी थी तो उनको क्या करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। रिलायबल लॉजिस्टिक्स वुड रिड्यूस डिलेज एंड इंश्योर मोर एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। जाहिर सी बात है आपकी चीज़ें रिलायबल लॉजिस्टिक आपका चैनल होगा तो उसमें आपकी एफिशिएंट हैंडलिंग होगी, मसले मसाइल नहीं होंगे, आपके डिले नहीं होंगे। लॉरी पुरानी हो तो कभी भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी अल्लाह ना करे हादसा हो सकता है, तो उसमें आपकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑप्टिमाइज सोर्सिंग कैसे करना है, पार्टनरिंग विथ मोर reliable supplier or even exploring alternative material that are easier to manage and store could improve the efficiency of inbound logistics। इस तरीके से आप चीज़ों को enhance कर सकते हैं inbound logistics में। operations में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं मेरे भाई, process improvement, IL could invest in modest upgrades to their manufacturing equipments and process to improve efficiency without compromising their charitable focus। कैसे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ could also increase productivity and product quality। जाहिर सी बात है हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, कहीं पे डिस्कशन नहीं थी, लेकिन आप इसको कैसे, मैंने क्या बताया था, जो चीज़ हो रही है उसका कुछ ना कुछ उल्टा, कुछ ना कुछ पॉइंट डाल देंगे कि स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे तो हमारी उन चीज़ों में वो चीज़ एनहेंस हो सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में वहाँ पे एक पॉइंट था कि आपकी पिछले साल इन्वेंट्री आपने राइट ऑफ कर ली, वहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वुड प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेट इन्वेंट्री, सेविंग कॉस्ट। जाहिर सी बात है भाई आपने इन्वेंट्री पहले ऑर्डर कर लेते हैं, आप जस्ट इन टाइम अप्रोच कर लें, आपकी वेस्ट क्यों हो रही है, आप राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एक तो आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए तो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसमें आप बेहतरी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है मेरे भाई, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आप कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन डिलीवरी। आईएल कुड एक्सप्लोर पार्टनरशिप विथ मोर एफिशिएंट कुरियर सर्विस आर नेगोशिएबल बेटर टर्म्स विद एग्जिस्टिंग वंस टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी फॉर लार्जर आइटम्स, इंश्योरिंग सीमलेस कोऑर्डिनेशन विथ मैन्युफैक्चरर कुड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फिकेशन। मैंने आपको यही बताया था, जो चीज़ बताई होगी आप उसका कुछ ना कुछ करेंगे भाई। आप दूसरा ढूंढ रहे हैं, बेटर ढूंढ रहे हैं, आप लेपर्ड क्यों देख रहे हैं, आप टीसीएस क्यों नहीं देख रहे हैं, आप टीसीएस कर रहे हैं तो भाई ये क्यों नहीं देख रहे, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट में आपको कीड़ा करना है। 90% आप दी चीज़ें टैकल हो रही होंगी। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है मेरे भाई,
Expand digital marketing to reach a broader audience. IL should enhance their online presence and digital marketing strategies. This could include social media campaigns कर सकते हैं आप, improving the website users interference. क्या? इम्प्रूविंग द वेबसाइट यूजर इंटरफ्रेंस, वेबसाइट जो है आपकी उसको इतना यूज़र फ्रेंडली बना दे कि जो बंदा इंटरनेट का इतना यूज फ्रेंडली नहीं है तो उसको भी चीज़ें आसान लगे। एंड एडिंग मोर इंगेजिंग कंटेंट, जाहिर सी बात है कोई चीज़ें इंगेजिंग कंटेंट अपना जितना भी हो वहाँ पे वेबसाइट पे डालें कि हर चीज़ अवेलेबल हो। ऑप्टिमाइज सेल्स प्रोसेस, सिंप्लीफाइंग द सेल्स प्रोसेस perhaps by improving the online ordering system and reducing the need for multiple customer interaction would increase efficiency and potentially boost sales। जाहिर सी बात है अपना जो आपका प्रोसेस है ना वो जितना इजी करेंगे, आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस जितना इजी होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक तो आप देखें किस मार्केट में आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एक तो आप डिसेबल्ड पीपल के लिए कर रहे हैं, अगर वो खुद वो चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो उनके लिए चीज़ें और इजी करनी होगी एक नॉर्मल पीपल के हिसाब से, नॉर्मल जो है ह्यूमन बीइंग के हिसाब से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट ये सॉरी सर्विस में क्या करते हैं भाई, इनहेंस आफ्टर सेल्स सर्विस। IL could consider providing more in-house technical support for larger items to ensure consistent service quality. This could involve training current staff or creating partnership with local service प्रोवाइडर। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करना है, CRM, ये आपका आगे चल के हम पढ़ेंगे। CRM क्या है, इम्प्लीमेंटिंग अ CRM सिस्टम कुड हेल्प IL manage customer interaction more effectively, ensuring better follow-up and enhancing customer loyalty बाय मेकिंग दीज चेंजेस। अब यहाँ पे जो है कि कंक्लूजन दिया हुआ है, अब कंक्लूजन हम तभी देंगे जब एग्जामिनर ने मांगा हुआ होगा, अगर नहीं मांगा हुआ तो हम नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है तो हम इसको एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने मांगा हुआ होगा तो हम कंक्लूजन ज़रूर देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। क्या दिया हुआ है कंक्लूजन भाई, by making these changes IL could improve its value chain efficiency, reduce cost and enhance its competitiveness, all while staying true to its mission and providing affordable living aids and employment opportunities for डिसेबल इंडिविजुअल, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो आप ऐसा एक कंक्लूजन बना लेंगे। तो अब हमने आज के जो क्लास में कवर की हैं चीज़ें, वैल्यू चेन एनालिसिस का हमने टॉपिक पढ़ा और साथ ही साथ हमने आज उसका पास्ट पेपर देख लिया। पेस्टल एंड पोर्टर 5 फोर्सेस का हमने जो है कि पास्ट पेपर भी देख लिया, हमने शॉर्ट एनालिसिस भी देख ली। तो हमें जो चीज़ें आज देखी हैं, आपका काम ये है कि आपको चीज़ों को पास्ट पेपर रखेंगे सामने और आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे। मेनली अभी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब तक की मेरी रिक्वायरमेंट आपसे सिर्फ ये है कि, और आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं। आपको होमवर्क मिल गया है, आपको चीज़ें कैसे करनी है मैंने आपको समझा दिया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक न्यू चैप्टर से चीज़ों को शुरू कर रहे होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।